आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का संस्कृत शिक्षा का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस वही पॉलिटिकल साइंस है जो भले ही संस्कृत शिक्षा हो, भले नॉर्मल एजुकेशन हो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में और आपके कोर्स में, स्कूल लेक्चर के कोर्स में फर्क है। फर्क होना और वही टॉपिक सेम होना, दोनों में डेप्थ में कोई अंतर नहीं है। डेप्थ का मतलब मान लीजिए संविधानवाद आपके सिलेबस में है या मान लीजिए प्लेटो आपके सिलेबस में है, तो फिर प्लेटो की डेप्थ आपकी उतनी होनी चाहिए जितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, उससे यह फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और मैं आपको जो बात कहता हूं वो आप नोट करते जाइए। कई बार मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह जाता हूं और दोबारा याद कर लेना कि हाँ ये काम, क्योंकि मुझे पता है कई बार मैं स्टूडेंट को कहता हूं अंडरलाइन कर लो, स्टूडेंट कहता है ना ना अंडरलाइन बाद में कर लेंगे, अब क्या है घर जाएंगे अंडरलाइन ही करनी और क्या करना है। मगर ना, क्लास में की गई अंडरलाइन और घर जाकर अपने दिमाग से की गई अंडरलाइन में बहुत फर्क होता है। पेपर अपना 2 कोर्स चल रहे हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है, आप अच्छी तरीके से पता है मेरा चल रहा है, उसमें कुछ टॉपिक हुए नहीं उस समय एग्जाम से पहले, तो उसमें बाद में मैंने करवाए भी नहीं। 2-4 टॉपिक रहे, ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के रहे। ऐसे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के पेपर में मैंने देखा है सवाल नहीं गए। तो और स्कूल लेक्चर का जो कोर्स है वो चल रहा है। दोनों में बस ये फर्क है, जो टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर में है वो स्कूल लेक्चर में डाले हुए नहीं है, बाकी दोनों की क्लासेस सेम है। कोई स्टूडेंट ने लिया है, कईयों ने ले रखा है तो उन्हें पता है, और है तो उसके पास फोन होगा वो देख सकता है जहाँ जहाँ मैं बात करूंगा, है ना। तो दोनों में डेप्थ में कोई फर्क नहीं है, बस ये फर्क है कि टॉपिक नहीं है तो फिर उस टॉपिक को मैंने हटा दिया, भाई मतलब नहीं रहा उस चीज का, आप समझ गए। हाँ ये जरूर उसमें हुआ है ऑनलाइन कोर्स के अंदर, जैसे नॉजिक वहां टॉपिक था और अपने यहाँ पर नॉजिक न्याय में, स्वतंत्रता में आता है, अधिकार में आता है, तो अपने वहां पर ही नॉजिक लेना चाहिए था। मैंने पूरा नॉजिक यहाँ डाल दिया। वो इसलिए डाला कि स्टूडेंट नॉजिक का ध्यान रखे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था तो ये पढ़ा रहा था कि नॉजिक के न्याय से रिलेटेड क्या है, अधिकार से रिलेटेड क्या है, स्वतंत्रता से रिलेटेड क्या है, स्टेट से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, यही तो पढ़ा है ना। मगर बाकी वहां पढ़ाया तो वहां तो पूरा थिंकर है। नॉजिक अपने आप में वैसे है जैसे प्लेटो है ना, हैबरमॉस वैसे है जैसे प्लेटो है, डॉल्च फैनन वैसे है जैसे प्लेटो है। तो फिर वहां थोड़ा सा आप जानते हैं जहां पर थिंकर अपने आप में सेपरेट है, वहां थिंकर के अदर व्यूज भी लेने पड़ते हैं। मगर वो स्कूल लेक्चर में मैंने डाल दिए, ऐसा नहीं है नहीं डाले। स्कूल लेक्चर जो ऑनलाइन अपना कोर्स था वो अभी पढ़ा है, जिन स्टूडेंट के पास है उनके पास तो पढ़ा ही है, बाकी वालों को मैंने बंद कर दिया। इसलिए कर दिया कि अभी नया कोर्स चल रहा है, तो 2 कोर्स एक साथ समानांतर चलते हैं, तो लड़के एक बात करते हैं कि साहब 4000 फीस है, 8000 फीस है। फीस अपनी डबल हो गई, 4000 थी पिछले बैच में, इस बार ऑनलाइन की फीस हो गई 8000, अगली बार हो जाएगी 16000, कोई शक नहीं। और इसलिए हो जाएगी कि टाइम आपको लेता है ना आप टाइम को लेते हो। भाई मेहनत है, सामने वाला पैसा देख नहीं दे मर्जी उसकी है, मगर देख के दे और नहीं दे तो फिर वो रिजल्ट ले जो ले। मैं नहीं कहता, पिछले पेपर भी मैंने सॉल्व कराया, मगर उस समय आप मानते हैं ऑनलाइन मेरे पास में कोई ऐसा नहीं था। मैं चाहता हूं कि जो पेपर हुए हैं नेट के, अब नेट का एक की जारी हुई थी, मैंने देखा था, पर पेपर नहीं आया। आ गया तो पेपर भेजो नहीं यार, पेपर भेजो। की से क्या करना, की मेरे कौन सा मिलाना, ग्रुप में आप उसमें शेयर करते रहो बच्चों का। आपस में मैंने देखा ग्रुप में डाला, मैंने कहा की डालने से क्या होगा, पेपर चाहिए। पेपर होता है ना तो क्या होता है, अपन उन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ये बात है ना। हाँ भाई, तो आज अपन इस पेपर पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पेपर में सवाल कैसा है, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करा पाएंगे हम, एक लिमिट तक कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा पेपर करना 300 सवाल 3 दिन नहीं होंगे, मेरे से कंटिन्यू कोशिश करूं तो ही नहीं होंगे इतने जरूरी, मगर कुछ चीजें डेप्थ में देख लेनी चाहिए। हाँ भाई, एक ये पूछा गया है कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। देखो ये निर्णय ऐसा इंपॉर्टेंट, इस केस को कैसे फंसाया इसने, देखिए आप,
दो डिसीजन है, ऐसे ही सवाल डिलीट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा? अब आप कहोगे पहले मैं डिलीट करवा रहा, मैं डिलीट नहीं करवा रहा हूं, यहां डेट गलत है इसकी, ये 1896 है और जिसकी डेट उन्होंने 1900 कर रखी, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जो जाएगा फिर फैक्ट गलत है, तो साहब 1886 कैसे नहीं था, जबकि उत्तर भी उसका ये है, तो फिर गड़बड़ होती है। समझ में आ रही बात? जब उत्तर ये हो डेट गलत हो तो मिस्टेक क्या है, ज्यादा हो जाती, मेरा कहने का मतलब ये, बाकी कोई कारण नहीं। हाँ, तो निर्णय दिया कि यदि श्वेत और अश्वेत नस्लों को मूलतः एक जैसी सुविधाएं प्राप्त हो, परंतु उन्हें पृथक पृथक रखा जाए तो कानूनों के समान संरक्षण का उल्लंघन नहीं होगा। ये कह ये रहा है कि वहां की जो रंग भेद है, व्हाइट और ब्लैक मैन को भले ही अलग, उनके लिए अलग स्कूल हो, अलग होटल्स हो, अलग रहने की सुविधा हो, पर ध्यान ये रखा जाए कि स्कूलें एक जैसी हो। आपको पता है इससे पहले यही काम था वहां, भाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो मैटर था यही तो है, केस तो ये था ना, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जो केस तो ये था। तो मामला वास्तव में ये था कि इससे पहले ये मामला देखो, ये पूछ रहा है कानूनों का यदि एक जैसी सुविधा है तो कानून का उल्लंघन नहीं है। हां, भले ही स्कूलें अलग अलग हो, एक स्कूल में व्हाइट पर्सन ही ओनली एडमिशन लेंगे और एक स्कूल में ब्लैक लेंगे, दोनों अलग बैठेंगे, सुविधा एक जैसी हो। मेरा कहने का मतलब इधर बैठा दो महिलाओं को, इतना पुरुषों को, और उसमें दोनों की सुविधाएं एक जैसी हो, सुविधाओं में फर्क नहीं हो, वहां रंग भेद की ज्यादा है तो वहां उस पर सवाल है। और इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला ये केस जो थे बंटिंग बनाम ओरेगन डिस्ट्रिक्ट का जो केस है, ये विद्यार्थियों इससे रिलेटेड नहीं है, यह है काम के घंटों से रिलेटेड। देखो ये इसमें यह था कि महिलाओं और पुरुषों के लिए 10 घंटे काम के लिए तय किया गया था, और यदि वो सरप्लस करता है 3 घंटे तो उन्हें डेडी मिलेगी। आपको पता है डेडी, उस समय 10 घंटे का काम का समय तय किया गया था, ये पहली बार हुआ था। कार्य के घंटे निर्धारित करने से रिलेटेड ये मामला था, यानी ये जो काम है आप देखेंगे, ये केस, ये और ये और ये, इन केस दोनों केसों का रिलेशन है वो रंग भेद से है। इसका जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू से है, न्यायिक पुनरावलोकन से। बहुत इसमें तो एक पूरी क्लास है मेरी, मार्बरी बनाम मेडिसिन पे तो पूरी क्लास है, मगर इससे फर्क नहीं पड़ता ना। फर्क तो ये जब मैंने केस की इसकी डिस्कस किया है रंग भेद की, 14वां संविधान संशोधन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ाया, हर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ाया, 14वां, 15वां, 13वां, 14वां, 16वां, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे अमेरिका के, और मैंने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ाए अमेरिका के संविधान को। आप देखेंगे पहली क्लास जिसमें आर्टिकल और आर्टिकल के बाद, उसमें मैंने इस केस पर बहुत गहराई से डिस्कस किया है, और इसमें मैंने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पूर्व दिए गए निर्णय को बदल दिया था। यह नहीं कहा यह केस क्या है, पूर्व दिए गए निर्णय को बदलकर यह प्रावधान कर दिया गया कि रंग भेद के कई भी सरकारी संस्थाएं जो है, स्कूल से वगैरह, मामला स्कूलों का ही था ये, तो स्कूल से रिलेटेड कहीं भी है तो ये टॉपिक का जो है ना, ये एजुकेशन बोर्ड है, ये वास्तव में पूरा नाम है ब्राउन वर्सेज एजुकेशन बोर्ड ऑफ टॉपिका, ऐसे है नाम, है ना। तो एजुकेशन बोर्ड है, पूरा लिखा नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चलता कि शिक्षा में है, मगर लिखते ऐसे ही। तो एजुकेशन बोर्ड में यह दिया गया कि महिला रंग भेद में ब्लैक एंड व्हाइट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संस्थाएं अलग नहीं, संस्थाएं आप अलग नहीं बना सकते, एक ही संस्थान के अंदर व्हाइट एंड ब्लैक दोनों साथ में बैठेंगे, ये गलत है। अलग अलग बिठाना अपने आप में गलत है। अर्थात 1896 में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उस डिसीजन को बदला। स्कूल लेक्चर का किसी के पास कोर्स है तो मैं आपको बता दूं, एक तो इस पर मेरा गहरा डिस्कस है और इस पर गहरा डिस्कस है। इस पर मेरा गहरा डिस्कस नहीं है, मगर यह है कि पूर्व दिए गए निर्णय को मैंने उसमें बदल दिया गया, यानी ये जो निर्णय आया था इस निर्णय को इसमें बदल दिया गया था। और इसमें क्या कहा था, इसमें कहा कि यदि पृथक पृथक रखा जाए तो कानून के संरक्षण का उल्लंघन
नहीं होगा। देखो उसने बैक पूछा है, हाल ही के कई केसेस की मैंने बात की है, उसका आप पढ़ेंगे तो उसमें गर्भापात से रिलेटेड केस की मैंने बहुत अच्छे से बात की है, जो 2022 में आपको पता हो तो आंदोलन का कारण था। इससे पहले लेस्बियन एलजीबीटी के केस जो अमेरिका में बड़ा चर्चा में रहा, उसकी भी डिस्कस किया है। मगर इन्होंने जो पूछा है ना, ये केस बड़ा एजुकेशन से रिलेटेड शानदार, अमेरिका में ये दो केस एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और ये केस उनके जुडिशियल रिव्यू में इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वहां के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से आया अस्तित्व में मामला है। तो जिस लड़के ने यह ध्यान रखा है उसका काम ही हो गया है। अब यहां सवाल यह है, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आप जब पढ़ें तो यह भी ध्यान रखना जरूरी। देखो ट्रेंड है, मैं तो अपेक्षा यह कर रहा था कि सवाल तो यह पूछना चाहिए, क्योंकि अभी यह है वैल्यू जो है उसकी, इसकी है, इसकी तो वैल्यू नहीं है। मगर देखो इस बंदे ने सवाल यहां पूछा है, और सवाल कितना अच्छे से बनाया है कि सुविधाएं प्राप्त हो परंतु पृथक पृथक रखा जाए तो इससे कानूनों के समान संरक्षण का उल्लंघन नहीं होता। ये केस अब इसमें डेट गलत लिखी है उन्होंने, आरपीएससी की डेट गलत है। मैं पेपर या आरपीएससी का इसलिए लगाया मैंने कि आरपीएससी की पेपर की लैंग्वेज ध्यान रही, बाकी ऐसा नहीं मैं टाइप करके भी आपको पेपर सॉल्व करवा सकता हूं। मगर कई जगह अपने को इंग्लिश भी देखनी पड़े तो अपन देख सकते हैं भाई, यहां पर देखिए इस अंग्रेजी में मतलब ये है। ये बहुत कुछ चीजें मायने रखती है, मतलब टिपिकलिटी जहां होती है ना वहां इंग्लिश हमें देखनी चाहिए, मगर यहां तो सीधा समझ में आ ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हम अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट नहीं है। तो ये सवाल ऐसे बना। अब देखो कितनी गहराई से सवाल इसने बना लिया, और समझना है तो आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो मेरा वीडियो है उसमें देखिए, और एक जुडिशियल रिव्यू का अलग वीडियो है जो इंडियन में भी डाल रखा है। ये कोई मायने नहीं है, ये सबको पता है। मारबरी बनाम मेडिसिन कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जो है तैयारी करने वाला है उसको पता नहीं है, ऐसा है नहीं, और ऐसा है तो फिर मतलब नहीं, सीधी सी बात है। मारबरी बनाम मेडिसिन का कोई मामला है ही नहीं, बड़ी बात है नहीं, ये बहुत मतलब सिंपल केस है, और इसको तो पढ़ते ही हैं हम, पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसमें आधा घंटा इस पर डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो आया है हम कहते हैं ना अमेरिका से प्रभावित है इस मामले में, मगर अमेरिका में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रहे नहीं तो कैसे आया और भारत में कैसे हैं, इन दोनों की डिस्कस करते हैं तब हमें ये केस की करते हैं। मगर ये दोनों केस भी इसमें, इस केस और इस केस की भी मेरी बात है इसमें, ये केस इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब जरूरी नहीं है, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताऊं, यहां पेपर सॉल्व कराने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि एक तो ये पता चले पेपर कैसे बनते हैं, दूसरा ये पता चले कि इससे 4 केस है। जरूरी थोड़े आपको इस बार ये पूछे, इस बार ये पूछ लेगा। पहली बार कार्य के घंटों का निर्धारण कब किया गया, आपसे सवाल पूछने वाला ये सब पूछ लेगा ना। तो आपको ये ऐसा नहीं, 4 केस है, चारों का ध्यान रखिए। पेपर जब पढ़ते हैं ना, पेपर पढ़ने का उद्देश्य नहीं की देख लो ठीक है, जिसने एग्जाम दिया उसके लिए तो की महत्वपूर्ण है, मगर एग्जाम नहीं दिया उसके लिए की महत्वपूर्ण नहीं है। और एग्जाम की उपस्थिति आप देख ही रहे हैं, जय बोल रही है, जय इसलिए बोल रही है कि केवल भीड़ ही है, बाकी विद्यार्थियों इस पेपर की कट ऑफ है 50%। कट ऑफ कितनी है और पोस्ट कितनी है? एक है, एक में भी 90% कोई नहीं लाएगा। हाँ टोटल भाई हमने बंटा, हमने कॉमरी लाडली लाल कॉमरी टोटल में बड़ी है, पोस्ट तो टोटल में देखी जाती है, अपनी कैटेगरी की नहीं देखी जाती, टोटल देखनी चाहिए। मुझे पता नहीं है कितनी पोस्ट है उसमें, क्योंकि मेरे कोई संस्कृत एजुकेशन वालों से मेरी ज़्यादा रही नहीं है। स्कूल वो जो अपने थे ना नॉर्मल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, उनसे जरूर मेरी डिस्कस एक एक करके होती थी, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ सवाल 1, सवाल 2, ये सवाल यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, मगर आपको पता हो तो हाल ही में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट घटना घटी जिसको ब्रेक्सिट कहते हैं, जिसको ब्रिटेन एग्जिस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जनवरी 2020 के अंदर ब्रिटेन औपचारिक रूप से 31 जनवरी नाथ को
2020 को यहां से यूरोपियन यूनियन से ये बाहर निकल गया। उसके बाद एक सोच, एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी, इससे पहले भी ऐसे ही आइडियोलॉजी 2016-15 वहां से है ना, ब्रिटेन उस समय से प्रयास कर रहा, आंदोलन ब्रिटेन में ना 2016 से चल रहा था। फिर धीरे धीरे आपको पता सरकारों को कितने लफड़े झेलने पड़े, उसके अंदर जानी पड़ी सरकारें, लास्ट में जाते जाते इनको ये कहना पड़ा। क्या है? यूरोपियन यूनियन से ये निकले। इसका मतलब ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो यूरोपियन यूनियन बना हुआ है उससे कोई देश बाहर भी जा रहा है, वहां लोग नहीं रहना चाहते, उनके लिए राष्ट्र पहले हैं, उनके लिए राष्ट्र पहले हैं, उनके लिए देश पहले हैं। वो कह रहे हैं हमारे लिए फर्स्ट अमेरिका, फर्स्ट ब्रिटेन, फर्स्ट फ्रांस, फर्स्ट इंडिया। जब अपन बात करते हैं इसका मतलब यह है कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पहले आपके लिए वो चीज है, ये मानकर चलते हैं। और ये जो है यूरोस्केप्टिज्म, यूरोपीय राजनीतिक सिद्धांत है जो कि यूरोपीय संघ से अलग होने की वकालत करता है। ये सोच है जो कहता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहना चाहिए। ये बात तक की मैंने हुई है, ये बात मैंने कभी नहीं पढ़ाई। क्यों? कि यूरोपियन यूनियन ही है और यूरोपियन यूनियन पढ़ाते हैं, तब हम केवल ब्रैकेट्स पढ़ा के छोड़ देते, भाई यहां से हुआ और इस आइडियोलॉजी को अपन ये कहते हैं। अब ये क्या है? यूरो स्केप्टिक जो है दृष्टिकोण समर्थन करने वाले राजनीतिक दल व्यापक रूप से लोक लुभावन होते हैं। फर्स्ट इंडिया, फर्स्ट अमेरिका, ऐसी बातें करते हैं ना, तो सीधी सी बात है वो इस प्रकार के नारे देते हैं। और आमतौर पर यूरोपीय संघ की नौकरशाही संरचना, ये नौकरशाही को बेकार मानते हैं। ये नव उदारवादी दृष्टिकोण लेकर चलने वाले लोग हैं, ये नव उदारवादी दृष्टिकोण है, मगर कंप्लीटली दक्षिणीपंथी है, राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवाद के ज्यादा नजदीक रहता है। ये ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं मगर अपने देश के फायदे तक ही करते हैं। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आप ऐसा यूनियन बना दो, अपनी संप्रभुता का सौदा कर दो। यूरोपियन यूनियन संप्रभुता का सौदा है, जहां एक देश अपनी कुछ शक्तियां यूरोपियन यूनियन को दे देते हैं, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र अपनी शक्तियां देते हैं, उनकी अपनी इलेक्शन सिस्टम, उनका अपना स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। नौकर से खत्म करने के अलावा, सुव्यवस्थित करने के अलावा सख्त, देखो यहां शब्द आया है आवर्जन के, ये विरोधी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आवर्जन का माइग्रेशन होता है ना एक देश से दूसरे देश, उससे कोई प्रॉब्लम इनको नहीं है। सख्त आवर्जन बहुत महत्वपूर्ण शब्द अभी हाल ही में रहा है, जब अमेरिका ने, ब्रिटेन ने वगैरह, फ्रांस ने भारतीयों को लेकर खास तौर से कानून बनाया, तब अखबारों में चर्चा में रहा। अब आओ, 1 साल के लिए आओ, 2 साल के लिए आओ, क्या प्रॉब्लम है? आप आते हो और यही हो जाते हो, तो मेरे लोग कहां जाएंगे भाई? इनके लिए फर्स्ट अमेरिका है। भारत, अमेरिका वालों के लिए पहले रोजगार चाहिए, ब्रिटेन वालों के लिए पहले रोजगार, फ्रांस वालों के लिए पहले रोजगार, फिर भारतीयों को रोजगार, और आप वहां जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको वहां की वीजा पॉलिसी को हार्ड करना पड़ेगा। हाँ, टूरिस्ट जाओ भाई, मैं अमेरिका गया, 10 दिन रह के आया, मैंने अमेरिका को देख के आया, मगर मैं वहां गया और वहीं का होकर रह गया, तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों ने, मैंने जो रोजगार छीना है वो किसका छीना है? किसी न किसी अमेरिकन, किसी न किसी ब्रिटिश, जहां रहा हूं वहां उसका छीना है ना। तो वहां ये लोग जो सख्त आवर्जन है इसके विरोधी हैं। देखो यहां शब्द बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है इसने, ये टाइटल ऐसा जिसमें वो कंटिन्यू वहां रहने के लिए ही चला जाता है, परफेक्टली वहीं रहता है, सख्त है, इसके विरोधी है। ये आवर्जन के तो विरोधी नहीं है, आओ जाओ कोई बात नहीं, इसमें कोई भी ऐतराज नहीं। यूरोपियन यूनियन में क्या प्रॉब्लम होती है? यूरोपियन यूनियन में आपको पता 1 वीजा चलता है, तो वीजे तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ जाओ कहीं घूम, भाई आप यूरोपियन यूनियन का वीजा ले लो, कई देशों में घूम लो, प्रॉब्लम नहीं है। मगर मान लो किसी देश में कहीं जाकर रह लो तो गड़बड़ है। इसलिए ब्रिटेन ने कहा कि हमारे लिए पहले ब्रिटेन है, हमारे लिए पहले हम हैं, हमारे लिए पहले रोजगार है, क्योंकि सीधी सी बात है ब्रिटेन एक वहां पर उस यूरोपियन यूनियन का सबसे मैच्योर स्टेट है, तो वो इसको लेकर यहां हो चुका है, अपना डिसीजन ये कर चुका है, बाहर हो चुका है। तब ये एक शब्द बहुत अखबारों में भी रहा, चर्चा में भी रहा, जनरली रहा। और जब यूरोपियन यूनियन उनके सिलेबस में है
तो वहां पढ़ना ही पड़ता है यूरोपियन यूनियन के साथ में, ये शब्दावली देखनी पड़ती है। और यूरोपियन यूनियन पढ़ो और आप ब्रेक्जिट नहीं पढ़ो, ये संभव होता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना ही पड़ता है यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर थे और क्यों रह गए कम, B10 क्यों निकल गया, कारण क्या था, B10 में प्रॉब्लम क्या है, सरकारें क्यों खत्म हो रही है। ये जब हम कंपेरेटिवली उसमें आगे पढ़ेंगे तब ये बातें हमारी एक एक करके आती है, उसमें कोई किसी की प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान रखना, मैंने ये बातें नहीं बताई कि हम बताते ही नहीं, वहां पर मैंने केवल ये बात बताई। और थोड़ा सा इस बात को जो समझता था उनको अच्छी तरीके से पता है कि जो इस प्रकार के नारों की बात करता है, ये मैंने बातें कही है सब, ये नहीं शब्दावली यूज की, शब्दावली सेम नहीं। और देखो शब्दावली सेम नहीं है तो आप केवल अपना साबित कर रहे हो कि ये मेरा सवाल है। शब्दावली हूबहू है तो ये आपका सवाल है, मेरा एक मानना है। और मैं ये मानता हूं स्टूडेंट तभी कर पाएगा, बाकी हूं और सिद्ध कर लूं ये मेरा है तो बैठेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, आप शब्द यूज करके ये बता देते हैं, बात ठीक है, मगर ये आप खुद करोगे सवाल तो बात अलग है, मगर स्टूडेंट थोड़ी कर लेगा। स्टूडेंट को लिखी हुई लैंग्वेज, लिखे हुए नोट्स, लिखी हुई बातें यही काम आती है। और ध्यान रखना, कल मुझे कोई कह रहा था साहब नोट्स लंबे हो रहे हैं ज़्यादा, स्टार्ट में आप ही कह रहे थे लंबे हो नहीं छोटे हो रहे हैं, अभी लंबे हो रहे हैं तो लंबों के बिना छोटे नोट्स नहीं करूंगा मैं, लंबे से छोटे कर दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये लंबे कम है, जितने मैं पढ़ा रहा हूं उतने तो आपको नोट्स रखने ही पड़ेंगे, इतना तो पढ़ना ही है और बार बार पढ़ना इन चीज़ों को, और बार बार पढ़ोगे आप सवाल तक पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अपने 50% उतारा। हाँ भाई, बहुत अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल, कोई मतलब नहीं है, बहुत मतलब ये पढ़ते भी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वगैरह पढ़ाते हैं, पूरा चलता है थ्योरी, उनकी थ्योरी है, कम्युनिकेशन पूरी थ्योरी है, अपने कम्युनिकेशन थ्योरी जैसी थ्योरी नहीं है, मगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपन पढ़ेंगे। संचार सिद्धांत कार्ल डायस का पुनर्निवेशन प्रक्रिया, फीडबैक प्रोसेस, जिसको डेविड स्टैन फीडबैक लूप कह रहा है, वो लूप है, वो एक इनका प्रोसेस है। ओके, संचार एक प्रक्रिया, ये बात मैंने आपसे कही थी। कार्य क्षमता मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक बताए गए हैं? ये सूत्र है इसका, 3LG। कोई ऐसी जगह नहीं है, नोट्स नहीं है, आप बोले मैं लगभग मेरी ख्याल से मैंने ये सब जगह लिख दिया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है हर जगह। और जहां पर मैंने मेरे कोर्स के अंदर की बात करूं तो आपको बता दूं, ऐसी कोई ये बात नहीं रही जो मैंने यहां पर समझाने की इसमें कोशिश नहीं की। स्टूडेंट को कोशिश की मेरी, अब होना सब। और ये तो मैंने उनको कहा है, रटना है, ध्यान रखना, स्टार नहीं, गोले बना बना के मैं थक गया था, मैंने कहा ये ध्यान रखना। और किया है ये सही, जिसने पॉलिटिकल का ये पेपर किया उसने ये सवाल गलत नहीं किया, ये भी अपने को ध्यान ही रखना है, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं किया। जिसने 3LG का ध्यान रखा है तो देखो, लोड, लैग, गेन, लैग का गेन का मतलब होता है लाभ, है ना, प्राप्त करना, लाभ जिसको बोलते हैं, और लीड, अग्रता, ये चारों बातें यहां हुई है। भार, विलंब, गेन प्राप्त करते हैं आप, लीड, अग्रता, ये संचार कम्युनिकेशन थ्योरी की मेन बात है जो मैंने अच्छी तरीके से कोशिश की। और आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, हमारा, मैं कह रहा हूं जिसके पास वीडियो है उनके ही कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, आपके पास तो ये वीडियो नहीं है तो आएगा कहां से। देखना हो तो वीडियो नंबर 8 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, वीडियो नंबर 8 का पूरा नहीं देख सकते, पूरा नहीं देख सकते, इसलिए 50.8 50 मिनट और 8 सेकंड पर आप जब निकलते हैं, वहां पर जाते हैं, उस समय आपको पूरा अच्छी तरीके से ये चारों चीजें मैंने समझाई हुई है और बहुत अच्छे से समझाई हुई है, देख सकता है कोई भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं। भाई साहब, गड़बड़ यहां होती है, क्या आया, सवाल आया ही नहीं, एक ये 2 सवाल आए। तीसरा, निम्नलिखित में से यथार्थवाद के मूल तत्व क्या है? यथार्थवाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को पढ़ाया है। और देखना है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वीडियो नंबर 2, ये सब विशेषताएं मैंने बहुत अच्छे से उनको समझाई है, बहुत अच्छे से समझाई है। क्या है? राज्यवाद, यथार्थवाद के लिए राज्य महत्वपूर्ण होता है, राज्य के हित महत्वपूर्ण होते हैं, उसको कहते हैं राज्यवाद। यथार्थवाद के लिए अपन ने थोड़ी बहुत तो कई बात की है,
राज्यवाद में राज्य स्टेट महत्वपूर्ण है, स्टेट के हित महत्वपूर्ण है और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसको राज्यवाद कहते हैं। दूसरी बात, सह-अस्तित्व का कोई लेना देना इनसे नहीं है। यथार्थवाद आदर्शवादी सह-अस्तित्व की बात करते हैं, सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं। स्व सहायता, स्वार्थी होना उसके लिए खुद अपने लिए जरूरी है। और उत्तरजीविका, सर्वाइवल वही करेगा। मैंने शब्द लिखाया, मैं आपको बता दूं, सर्वाइवल शब्द मैंने लिखाया, वहां पर सीधा लिखा। यहां जो शब्द यूज है मेरे नोट्स में, इस आप देखोगे वीडियो नंबर 2 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो है, तो यह शब्द क्या है, यहां जो राज्यवाद की जगह मैंने शब्द यूज किया है वो राज्य नियंत्रणवाद। क्या लिखा है मैंने? राज्य नियंत्रणवाद। समझाया? राज्यवाद उसमें अच्छे से है, आप स्क्रीन पे देखना चाहें वहां। राज्य नियंत्रण, ईगो, ये शब्द जो है मैंने स्व सहायता की जगह जो यूज किया है, ये उनके लिए शब्द इंपॉर्टेंट होता है। खुद है, मैं, ये स्टेट इंपॉर्टेंट उसके अंदर भाव होता है, और सर्वाइवल का सर्वाइवल है, ये नहीं होता। सह अस्तित्व की बात होती नहीं। अंडरस्टैंडिंग से भी किसने यथार्थवाद को समझ के किया है, तो ये सवाल उसका ठीक हो गया। कोई बड़ी प्रॉब्लम ये थी नहीं। ऐसे जिसने यथार्थवाद, आदर्शवाद इसको समझ लेगा ना, जो व्यवहारवाद इनको समझ लेगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इनका ज्यादा अच्छा सवाल रहे, खासे अच्छे सवाल रहे, बढ़िया सवाल रहे, और आइडियोलॉजिकली रहे। खास बात ये, एक बार इसने आइडियोलॉजिकली सवाल पूछे। कई तो ऐसे टॉपिक है, शक्ति वगैरह, जिनसे इन्होंने मतलब वहीं टारगेट कर रखा है, तो 3-3 4 से सवाल एक टॉपिक से उठा लिए। देखो हर पेपर की अपनी स्थिति होती है, मगर उसका और अपने भी है। ये ध्यान रखिए, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, ये हमारे सिलेबस में भी है, और इसमें अपन पढ़ेंगे तब शक्ति संतुलन और कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत भी अपन बात करेंगे, तब अच्छे से बात करनी। हाँ भाई, निम्नलिखित में से किसने राज्य के निर्माण से पहले सह अस्तित्व के संघर्ष की परिकल्पना प्रस्तुत की, जो मनुष्य के अज्ञान का परिणाम थी? ऐसी स्थिति जहां आदमी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था। आपको पता हो और देखा है तो मैं आपको बता दूं, मनु के नोट्स निकाल दो और लास्ट में एक हेडिंग लगाया, राज्य की उत्पत्ति। लास्ट में है वो, पहले नहीं है मनु की राज्य की उत्पत्ति। मनु स्मृति में राज्य की उत्पत्ति का जिक्र नहीं है। कहानियां है, कहानियां, जहां सब कुछ पानी पानी हो गया था। और उसके बाद में आदमी ने एक गलती की, मछली लाया, मछली आपने सुना है उसमें, तो मछली लेके आ गया था मछली, और वो मछली बड़ी होती गई, पहले घड़े में रखी पड़ी है ना कहानी, और मैंने सुनाई है, मैं आपको बता दूं ये मैंने सुनाई है। और वो गलती स्टेट का कारण, फिर भगवान ने स्टेट और देवी सत्ता के सिद्धांत में विश्वास करता है। इसमें कोई सामाजिक समझौता नहीं है, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट है किसका? जैनों का, बौद्धों के थ्योरी, और खास तौर से ये वहां है, अपने सिलेबस में नहीं है, उनके सिलेबस में हिस्सा है, आपके सिलेबस का ये हिस्सा नहीं। आपका तो केवल कौटिल्य है, आपका केवल और केवल कौटिल्य है, तो वो कौटिल्य ही चलेगा, मगर यहाँ इनके लिए ये थ्योरी है, ठीक है। अगली, और बहुत अच्छे नोट्स देख लेना। नोट, ये इंडियन में तो नोट्स के सिवाय कुछ देखना ही नहीं है, और कोई देखना चाहे तो खोल दे। मैं जो सवाल कह रहा हूं, आपके पास कोर्स है तो आप खोल दे, नहीं है तो कई ओपन है, मैं बता दूंगा ये, और अभी मैं ओपन कर भी दूंगा, ये सब मैं ओपन कर दूंगा एक बार, ताकि 2-3 दिन देखे मजे से, देखे ना क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लड़का क्यों आएगा मेरे पास? हर कोई दावा करेगा, कल दुकान सजाने के लिए कोई बात कर लेगा, तो ये है। नहीं तो आप देखो ना, नोट्स चेंज नहीं हुए, रात को चेंज नहीं किया ना, आपके पास कॉपी निकाली होगी किसी के पास, देख लेना। कई लड़कों की आदत होती है, कल अरे रात तो रात मजू कर दी, सरकार काट उड़ी नहीं, कॉपी निकाल उड़ी भी नहीं, देख लो। मेरे से क्यों देख रहे हो? मेरे से देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, यहां भाई साहब फ्रॉड किया ही नहीं है, किया ही नहीं है जिंदगी में। मेहनत आपको पता है, मैं टाइम से ज्यादा टाइम दे देता हूं, मगर कभी ऐसा नहीं करता कि यहां से निकल जाए। बाकी आप अच्छी तरीके पता है, मैंने नया बैच शुरू करने घड़े जावे, दबा दब ठोकूं, यूज एंड थ्रो थे कहूं जानो, जयपुर मन कमरों को मिला, मुनका ने घर गणा भाई, मुनका ने घर गणा। हाँ,
कितना शानदार सवाल था। और देखो मैंने कैसे लिखा, अब इसको आप नोट्स की स्टडी, मेरा अब क्या मैं इस कंटेंट को खोल नहीं सकता, मेरे गड़बड़ हो जाती है मेरी, ये खोलना तो मेरे ऐसा कुछ गड़बड़ तो क्या होती है, मगर यह है कि कौटिल्य खुला है, देख सकते हो आप, कौटिल्य ओपन पड़ा है, कौटिल्य सवाल ओपन पड़ा है। और मैंने दावा लड़कों को कहा भी था मेरे पास कहीं फोन है इसको लेकर, साहब 12 कौटिल्य थे पड़े इन बार, मैं नोट्स पढ़ ले मटी था, वीडियो देख लिया थे, नोट्स पढ़ ले, टाइम पाते हैं नोट्स पढ़ ले, कोई बार नहीं आएगा। और इसमें देखो कहां से सवाल उठा है, मैं आपको बहुत अच्छे से ये बात मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं, एक मिनट है ना, अच्छा क्या सवाल है, वीजी किसु मंडल सिद्धांत में जाओ सीधा 6 में चले जाते हैं, अमंडल योनि, अमंडल योनि, ठीक है। अब देखो इसमें शब्द कैसे लिखा है और क्या सवाल आया है। कहां चला गया मेरे भाई, सब मेरे को कुछ पूरा पढ़ूंगा तो काम हो जाएगा। हाँ भाई देखो पैराग्राफ है वीजिगीषु के नीचे, कौटिल्य इसी प्रकार शक्ति सिद्धि का संबंध में कहता है, उसका मानना है कि शक्ति को बल व सिद्धि को सुख कहा जाता है। शक्ति 3 प्रकार की होती है, मंत्र शक्ति, मैंने कहा देख लेना, खोल सकते हो अब है ना, मैं ऐसे नहीं करो, मंत्र शक्ति 55 गम की बोल, और यहां 3 प्रकार के मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति, उच्चा शक्ति। मंत्र शक्ति ज्ञान बल है, प्रभु शक्ति कोश बल है, उत्साह शक्ति विक्रम बल है। इसी शक्ति से सिद्धि प्राप्ति होती है। मंत्र शक्ति से मित्र की सिद्धि, प्रभु शक्ति से प्रभु की सिद्धि और उत्साह शक्ति से उत्साह की सिद्धि प्राप्ति होती है। मैंने कहा देख लेना आप, खुला है ना, कोई देख रहे हो कोर्स लेना पड़े, कोर्स लेने को पड़े, खुले हैं नोट्स मेरे खुले पड़े, कुछ नोट्स खुले हैं, सब तो नहीं है, देखो आप भी जानते हो मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं ऊपर कर दूंगा सब, टेंशन मत लो, है ना। पढ़ना ऐसे पड़ेगा, ध्यान रखने का, है ना। और मैंने ये तो अच्छे से समझा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई जगह सीधे सवाल है, वहां कोई प्रॉब्लम, इसने सीधा ही लिखा है, सीधा लिखा के उसने बात की है, वीजिगीषु के ज्ञान और सूझबूझ। गड़बड़ क्या करते हैं पता है, मारे पेपर कटो आवड़ी है कटो, ठीक है नहीं, और मारे हमने कदम को है मारे ख्याल वो ग्रुप में कि नहीं भेजियो, वही है पेपर, वही है, तो इन भले अर्दन कर दिया, उससे अपने को फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। और लिखा है मैंने ज्ञान मंत्र क्या आए, बस पेपर दूं, हाँ कितना बढ़िया सवाल है, हैबरमॉस सिलेबस में है इनके। परवर्ती पूंजीवाद की परिस्थितियों में राज्य के अधिकारी तंत्र उन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है जो बाजार के सहारे छोड़ दी जाती है। यूगेन हबरमॉस की इस स्थिति को संज्ञा दी गई उत्पादन के संबंधों का पुनः राजनीतिकरण। आप कहेंगे साहब ये हमारे को नहीं, उनके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको देखना है तो ये सवाल नंबर कौन सा है, 7वां, टाइम मैंने लिख के लाया हूं, नहीं तो मेरे को ढूंढूंगा मिलेगा, ठीक है। वीडियो नंबर 34 में आप देख लीजिए, जहां पर अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा 1 घंटा और 23 मिनट पे, पहले नहीं, क्योंकि तो देखिए कोई घंटा थे ये हमारे अभ्यास पूरा वीडियो देखो कोर्स लो, औरत मैं आपको सुनाता हूं, शब्द में एक अंतर हो, एक फर्क, पढ़ाना छोड़ देंगे। ब्रावा नहीं कर रहा हूं मैं आज मेरी एडवर्टाइज करने नहीं आया हूं, मगर यह है कि नहीं कहोगे तो पता ही नहीं चलेगा, नहीं कहोगे लोगों को यह लगता है हार कहे कोई हमने कटाए और कोई उठा अटमान 20 घंटा छोड़ा, हर जगह छोड़ा कहीं। और ये किसमें टॉपिक कौन सा है, यूगेन हबरमॉस वेस्टर्न थिंकर के बाद में कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि स्कूल लेक्चर का सिलेबस वाले ज्यादा है ना, इसलिए मुझे वहां ध्यान रखना भी पड़ता है। इसमें वीडियो नंबर है 34, ये मैंने देखा इसलिए कह रहा हूं, पहले मुझे देखना पड़ता नहीं तो मैंने कहीं डाबड़े 9 मार्क्स बाद
अब देखो नव मार्क्सवाद में 1 घंटा 23 मिनट क्यों हैंग देखी जगह और देख हैंग दिखता है बस जुड़ी हुई संस्थाएं थी जो स्वीकार करते थे, उसका भी कोई स्थान नहीं। आवाज करो। अब तो वर्तमान में जो रिश्ते हैं आ रही है सामाजिक सोशल रिलेशनशिप है वो भी पूरी तरीके से लाभ और समान विनिमय पर आधारित है, वो भी व्यापार हो गया और कुछ नहीं। उसमें भी व्यक्ति ये देखने लगे सब कुछ बाजार के सहारे छोड़ दिया गया और जो बाजार के सहारे छोड़ दिया गया उन पर वापस जो अधिकारी तंत्र ने समस्याओं को समाधान कर रहा है, देख रहा है, उसको इंटरफेयर स्टेट का हस्तक्षेप शुरू हुआ। इसको उन्होंने कहा ये एक प्रकार से उत्पादन संबंधों का पुनर्राजनीतिकरण है और कुछ नहीं। एक शब्द का अंतर हो जाए मेरी गारंटी है, केवल 4 शब्द का अंतर नहीं हो सकता। ये लिखाया मैंने, बच्चों को समझाया, मगर उन्होंने ये थोड़ा ब्रह्मोस वहाँ सिलेबस में है इसलिए वहाँ ज़्यादा बताना पड़ता है। आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि जहाँ सिलेबस में टॉपिक है उसको आपको प्रणाली का निर्माण और रखरखाव ये एक शब्द के साथ ही में फर्क नहीं हो सकता। छोड़ दी जाती थी, मैंने पेपर नहीं बनाया, मजाक नहीं कर रहा हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने नहीं बनाया। मगर पेपर बनना और पेपर सवाल कैसे आएंगे, नहीं समझोगे ना नहीं होगा। सवाल आएंगे कैसे, ये चीजें जनरली क्या है कि नजरअंदाज करके स्टूडेंट चलता है। वेदता का संकट, ठीक है, एबीसीडी टाइम आए कि नहीं आए गारंटी थोड़ा ही है। पूछ ले सवाल, इस बार नया क्राइसिस पूछ लेगा। तो इस शब्दावली जो है उत्पादन संबंधों का पुनः राजनीति देखना है तो देख सकता है। वीडियो नंबर 34, टाइम 1 घंटा 23 मिनट से शुरू होता है। 5 मिनट देख ले, अरे 20 सेकंड देख ले, पूरा ये पूरी की पूरी वाक्य 20 सेकंड में बोल दिया गया। ऐसे मैंने आगे इसको डिस्कस लंबा किया है, मगर यहां करना मेरे ख्याल से बेहतरी नहीं होगा, आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं होगा, क्योंकि फिर क्या है कि अपने को लगेगा कि अब फिर ज्यादा ही हो रहा है। आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएनओ की जो एजेंसीज है, एक वीडियो है यूएनओ और उसकी एजेंसी, उसमें सवाल में ये पूरा सवाल नहीं है। क्या सवाल है मैं आपको बता दूं और मैंने समझाया क्या ये बता दूं। मैंने ये समझाया उसमें कि देखो मैंने क्या समझाया और सवाल क्या आया देख लेना। मैंने ये समझाया कि इसका गठन जो हुआ वो 1957 के अंदर इसके लिए ये प्रपोजल आया और इसका गठन किया गया, ये बात मैंने कही। उसके बाद मैंने कहा कि ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो जनरल असेंबली को देती है। मैं क्यों, जनरल असेंबली को कौन प्रतिवेदन देते हैं इसकी मैंने लिस्ट है, उसमें मैंने कहा कि ये लोग जो है जनरल असेंबली को प्रतिवेदन देते हैं। सब ऑर्डिनेंस जो एजेंसी होती है ना, ये यूएनओ की आपको पता है अंतर सरकारी एजेंसी है, सरकारों की एजेंसी, इसमें सरकारें होती है। और इसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, बीओजी बोलते हैं जिसका, वो ही महत्वपूर्ण फैसले लेता है, जिसमें 35 मेंबर होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ना, एक जनरल होता है, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो अपनी रिपोर्ट वार्षिक किसको देता है, जनरल असेंबली को देता है। हां, यदि मामला कहीं पर शांति और सुरक्षा से रिलेटेड है, शर्त है उसमें, यदि ऐसा तो नहीं माना जाता जनरली, यदि ऐसा है कि कहीं शांति और सुरक्षा से रिलेटेड है तो सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट देगा, अन्यथा इसकी रिपोर्ट प्रतिवेदन जो जाएगा वो कहा जाएगा, जनरल असेंबली को जाएगा। ये बात तो मेरे पढ़ाई हुई, इससे ज्यादा नहीं है। 8 दिसंबर 1952 को ये बातें आप पढ़ेंगे तो आइए में हर जगह है। 1953 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने, जब उन्होंने एक प्रोग्राम रखा एटम फॉर पीस। ध्यान रखना, एटम फॉर पीस जब मैंने पढ़ाया है, अलग टॉपिक पढ़ाया शांति निशस्त्रीकरण को लेकर, तो उसमें मैंने एटम फॉर पीस बोर्ड पे पढ़ाया हुआ, देख लेना आप वीडियो, आइजनहॉवर अमेरिकन राष्ट्रपति का। उसके अंदर उनका संबोधन इस तारीख को है, 53 को है, मैंने उस पर 53 कही है। सवाल ये 2 जगह से उठा मेरा, सीधे सवाल एक जगह से सीधा उठ गया ऐसा सवाल नहीं था। एक तो एटम फॉर पीस और दूसरा आइए, दोनों जगह जिसने ध्यान रखा है वहां उसका काम हुआ है, अन्यथा नहीं हो पाया।
ये 53 का है और ये जनरल असेंबली को देता है, अर्थात इसका उत्तर जो है क्या होगा ना, ये होगा और ना ये होगा। अब आप समझ रहे हैं सवाल की कितनी अहमियत है। ऐसा नहीं है केवल वो नया सवाल आया जो मिले जो मिल गया वो ठेक गयो जदे ठेक गयो कर ठेवन दी को मैंने टाइम खावन दे मैंने ढोड़ा दे हैं ढोड़ा दी करो ढोड़ाई को ढोड़ाई। नेट का पेपर ऐसा था सिंपल, मगर वो ढोड़ा दी, वो बात अलग है। मगर देखो सवाल जो बनने के तरीके हैं, मेरा यहां समझाने का मूल उद्देश्य जो ये है कि सवाल कैसे बनेंगे, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप ये काम आपके लिए हार्ड रहेगा, है ना। सुनो मेरी बात, इस पेपर में जितने केस लिखे हुए हैं, मैं कल देख रहा था 10 केस मैंने देखे हैं, लिए हुए पॉलिटिकल साइंस के पेपर, लिए हुए पॉलिटिकल साइंस के पेपर मैंने डाले हुए पुराने कोर्स में देखा है, उसमें है, कोर्स में तो है ही, पेपर्स की बात कर रहा हूं, उसमें भी डाल रखे हैं मैंने। अब यह सवाल था कि 51 कुछ चीजों में देखो यहां लैंग्वेज चेंज हुई, मैं आपको बता दूं, मैंने जो लिखाया और उसमें जो है देखो हर चीज की एक लैंग्वेज है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में केंद्र सरकार को शिक्षण संस्थाओं में 1 सप्ताह में 1 घंटे प्राकृतिक वातावरण से संबंधित कक्षा लगाने की बात कही। मैंने कहा पर्यावरण शिक्षा का प्रावधान करे, ये लिखा मैंने ना। देखो अर्थ वही है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कर रहा, पर ध्यान रखा स्टूडेंट कोई कहता है ना सब लैंग्वेज भी सेम क्यों नहीं है, तो भी जरूरी है। पर्यावरण शिक्षा के प्रावधान की बात कही, ये महत्वपूर्ण केस विद्यार्थियों जितने भी पर्यावरण, गंगा नदी वगैरह, फटाका फोड़, ये केस है, ये एमसी मेहता के केस है बच्चों से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट के जज थे एमसी मेहता, सब केसेस से रिलेटेड एमसी मेहता के, अंडरस्टैंडिंग की बात है ये, जितने भी। कुरैशी साहब स्लॉटर हाउस से रिलेटेड केस था। गुजरात सरकार के अंदर एक कानून चलता था जिसमें गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता था। ये 1954 के आसपास एक कानून बनाया गया था वहां पर गुजरात में, और उस कानून में संशोधन करके गुजरात सरकार ने यह किया था इस केस में क्या था ध्यान रखिए, यह किया था कि जो पशु है, पशुओं में खास तौर से बछड़े हैं गाय के, गाय बछड़ा बैल, समझ रहे हैं मेरी बात, गाय बछड़ा और बैल जो है उनकी आप स्लॉटर हाउस में प्रयोग नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ये गुजरात सरकार ने कानून बनाया, ओके, कानून बना तो कुरैशी साहब नाराज हो गए। कुरैशी एक कसाई थे, कसाब लिखा हुआ है, कसाब जमात, देखो मोती कुरैशी कसाब जमात, ये चले गए। ये जमात कहां, कुरैशी के नेतृत्व में कहां चली गई, कोर्ट गई, और कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा साहब हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। कोर्ट ने पूछा कौन से राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो उसने कहा साहब देखो आर्टिकल 19(1)(g हमें वर्ती उपजीविका और कारोबार की स्वतंत्रता देती है, आपको पता है 6 स्वतंत्रता में स्वतंत्रता है, तो ये उसमें ऐसा कोई रोक का प्रावधान नहीं है। बढ़ती उपजीविका कारोबार में हमारे पास लाइसेंस है, स्लॉटर हाउस की हमने परमिशन ली है, सरकार ने हमें लाइसेंस दिया है, अब हम स्लॉटर हाउस को क्यों नहीं चला सकते। उसने कहा अच्छा, और उसने कहा और मेरे अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत जीवन के साथ जुड़ा हुआ अधिकार है। मेरे जीवन यापन कैसे करेंगे जब हम, भाई कसाई का काम कसाई करेगा, पढ़ाने वाला पढ़ाई कराएगा, खेती का काम किसान करेगा, वो काम कैसे छोड़ दे। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस केस के अंदर डिसीजन दिया कि सरकार के पास आर्टिकल 48 नीति निर्देशक तत्व दुधारू पशुओं की हत्या पर, जिसमें गौ की बात है, गाय की बात है, उसके अंदर गांधीवाद से प्रभावित है ये डायरेक्टरी प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि राज्य के पास यह शक्ति है कि यदि वो चाहे तो इस प्रकार से स्लॉटर हाउस बंद करने को नहीं कहा है उसने, राज्य ने कहा है कि गाय नहीं, गाय है, बछड़ा है या बैल है, इसको नहीं मारोगे,
बाकी भले ही भैंसे लाओ पार्टे लाओ, कौन मना कर रहा? तुम गवर्नमेंट में कब मना किया? करो। यदि सरकार चाहती है तो सरकार के पास में यह है कि वो ऐसा कर सकती है। सरकार का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटी है, ये राज्य की ड्यूटी है, नीति निर्देश तत्व है, ऐसा कर सकते हैं। और ये हुआ इस केस में, यानी गुजरात गवर्नमेंट का डिसीजन सही ठहराया गया था। बहुत महत्वपूर्ण केस था ये, मैं आपको बता दूं। जब आर्टिकल 19 पढ़ाता हूं मैं, और 19(1)(g) जो है उसमें मैंने ये बात बताई, और ऐसे पेपर में ये सवाल पूछा भी। अरुणा रॉय, राइट टू एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण केस 2002 का, यूनियन ऑफ इंडिया। कोई भी पढ़ाया, मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसने ये केस नहीं पढ़ाया, और नहीं पढ़ाया तो बंद कर दे। एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मार्जड आज भी 3 घंटा गप्पों टेकी, इसमें 3 घंटे बातें की है, और नहीं की है उसने कम से कम ये तो लिखा ही है, क्योंकि आरक्षण पढ़ाया है। आर्टिकल 16 पूरा वीडियो, आर्टिकल 16 का आप क्लास 4 जब पढ़ोगे, उसके अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन, राजस्थान सरकार के खेमराज की इन कमेटियों का नाम भी मैंने लिया है, भटनागर कमेटी बनी थी, आपको पता हो तो इसके भी डिस्कस मैंने उसमें है। उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण एम नागराज और अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया SC ST प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला था। ये पदोन्नति में आरक्षण के मामले से रिलेटेड ये मामला था, पदोन्नति में आरक्षण से रिलेटेड, एम नागराजन का। तो एक ये पूछा, ये सवाल सीधा था, कोई ऐसा था नहीं। मेरे ख्याल से इसमें कोई सवाल गलत हुआ ऐसा कुछ लगता नहीं है मुझे, और सीधा सीधे सवाल थे, ये बहुत सीधे थे। अब कहीं भी चले जाओ, मेरे ख्याल से ये कोई मैं दावा करूं कि यहां से लिखा है, ऐसा देखना है तो आर्टिकल 16(4) में आप मेरा ये देख सकते हैं, RTE में मेरे ये देख सकते हैं, और आर्टिकल 19 के साथ में आर्टिकल 48 नीति निर्देशक तत्व और राज्यों के बीच संबंध जब पढ़ेंगे, मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करता हूं उस पर, तब ये बात हुई है। और MC मेहता का केस आप 48 में पढ़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए विद्यार्थियों नीति निर्देशक तत्व में जाना पड़ेगा, बच्चों के अधिकार से रिलेटेड जाना पड़ेगा, वहां बात हुई है। कर्तव्यों में बातें जैसी मैंने नहीं की है, शिक्षण संस्थाओं में 1 घंटे पर्यावरण एजुकेशन, और आपको पता है उसके बाद में ये हुआ भी है। तो बहुत अच्छा ये केस था, इंपॉर्टेंट केस है। ऐसे इसके साथ मैंने और भी केसेस की बात की है। तमिलनाडु में जो शिवकाशी में फटाकों की फैक्ट्री के मामले हैं वगैरह, वो भी उठाए जहां बच्चे जल गए थे। तो बात मैंने ऐसे केस की नहीं की है वहां, क्योंकि आप जानते हैं जब पढ़े हैं तो केस नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ा जाता नहीं, पढ़ते ही। और मैं सबसे ज्यादा, मेरा इंडियन पॉलिटी पढ़े हुए हैं तो उनको पता है कि सुमाती डेरो है, पढ़ा है नहीं तो काम चलता नहीं। इसलिए ये फंडामेंटल राइट लंबे हो जाते हैं। कई लोग मैंने कहा फंडामेंटल राइट साहब 20 दिन पढ़ा एडोबिन के हैंग उठे ही है। सवाल जो ये सही मिलते हैं ना, वो नहीं मिलेंगे, और आपको मिल जाएंगे। सौदेबाजी का सिद्धांत किस सिद्धांत का विस्तार है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि अच्छा और बहुत सिंपल सवाल है। आप कहेंगे साहब इसको आप सिंपल कहने से क्या होगा? सिंपल तो जब हम करते हैं तब सिंपल होता है, अन्यथा ये सिंपल होगा ही नहीं। सिंपल कैसे होगा? तो आप ऐसे करो, 8 नंबर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, और उसमें मैं आपको बताऊं कैसे बोलता हूं। देखो आपको मैं समझाता हूं, मैंने समझाया ना, समझाने का मेरा तरीका जहां कैसा होता है वहां आप अनुमान लगाना है कि यहां पर काम आपको ऐसे पढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ होगी। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे आपको मैं ये बातें, कौन से नंबर वीडियो मैंने बोला? 8 नंबर वीडियो 6 मिनट 50 सेकंड, ये मैंने देखे बेटा, पहले देख के तैयार रखे, नहीं तो हमें कटला दे, हमें कटला दे, 6 महीने और कोर्स ला। देखो 8:00 देखो मैं आपको बताता हूं, मैं जब आप क्लास में बोलता हूं तब ध्यान रखो कि मैं जो बोलता हूं वो कैसे बोलता हूं, उसका अर्थ क्या होता है। 8:00 तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए एक सीरिया है नहीं 8 नहीं 6:00 कुछ। सिद्धांत की बात नहीं करता, सौदेबाजी करने के लिए एक सिद्धांत
करने के लिए एक सिद्धांत अस्तित्व में आया। सुना बार्गेनिंग एक बार सीरी मर जाए मोटी मन खा गई नून खा गई या जिसको कहते हैं सौदेबाजी का सिद्धांत। ये सौदेबाजी का सिद्धांत भी एक प्रकार का गेम ही तरह है। गेम की तरह ही है। खेल सिद्धांत की अपूर्णताओं के कारण ही आया। खेल सिद्धांत की अपूर्णता के कारण आया। वो एक प्रकार से मिक्स मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा है मैंने, बोर्ड पे लिख रहा हूं, पीछे लिखा है मैंने। मोटिव गेम है। सुनाई नहीं दिया? दोबारा सुनो। इसका मतलब मेरा ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है बेटा कि जब मैं किसी चीज पे ज्यादा जोर देता हूं तो आपको उन चीजों को बहुत अच्छे से को खत्म करने के लिए एक सिद्धांत अस्तित्व में आया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जिसको कहते हैं बार्गेनिंग खेल, या जिसको कहते हैं हाँ नहीं सौदेबाजी का सिद्धांत। आवाज नहीं आ रही? ये सौदेबाजी का सिद्धांत भी एक प्रकार का गेम ही तरह है। सवाल देते ना। सिद्धांत की अपूर्णताओं के कारण ही आया। सौदेबाजी का सिद्धांत जो है वो एक प्रकार से मिक्स मेटिव गेम है। मिक्स मेटिव लिखा है, बोलिए कौन? मोटिव बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बोला नहीं आप, मेरी आदत है। मिक्स मेटिव गेम बराबर खेल सकता। सिंपल सवाल, कोई सवाल नहीं। सिलेबस में अलग से और मैंने इसको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पूरा समझाया। आप देख सकते हैं 6:02 से सब, क्योंकि ये सवाल क्या थियरी में, इंडियन में मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता फिर वीडियो निकालो डिस्कस करो, कोई मतलब नहीं है। मैं ये समझाने का उद्देश्य ये है, पढ़ा रहा हूं बहुत है, मेरा कहना मान लेना। इससे ज्यादा हार्ड पेपर आएगा नहीं। और आपको पता है इसमें लिखा है इन्होंने हार्ड है, हार्ड नहीं है पेपर, हार्ड नहीं। मजे उड़े हमने ऑपी खटी पजुड़ाओ बैकटी पजुड़ाए ऑपी घना कपिल शर्मा करने हो थोड़ा बारे हो पुट्टे प्रॉब्लम है। बाकी पेपर क्या हार्ड था? 50% कट ऑफ है भाई साहब इसकी, 50-60% पेपर हार्ड है। पेपर हार्ड नहीं होता, गड़बड़ होती है, हम लोगों की स्थिति हमारी ठीक नहीं रही। अर्नेस्ट टॉस, आप कहेंगे साहब ये आपने, मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया, मैंने केवल इसमें एक बात बताई ये, और वो भी देखना है तो पावर वीडियो बनाया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पावर। अर्नेस्ट टॉस को मैंने लगभग आधा पेज तक लिखाया, उसमें लिखाने बोलने की स्थिति है नहीं, आपको पता, वहां पर मैंने सीधा समझाने की स्थिति है, वहां पर केवल ये बात मैंने बताई है। मगर दूसरी बात है उनकी प्रैक्टिकल थी। अर्नेस्ट हॉस का यह पूछा गया कि प्रादेशिक एकीकरण का सिद्धांत अन्य आश्रितता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पश्चिमी देशों के प्रगाढ़ सहयोग से प्रेरित है, 1950 के दशक से शुरू हुई। यह बात मैं बोला हूं, लिखाया नहीं। नव प्रक्रियात्मक सिद्धांत है, यह मैंने बोला है। आज तकनीकी के मामले में राजनीति की अलग धारणा रखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात ये दो बातें आप देखेंगे तो ये बात जो है ये मेरी स्टडी में है, बाकी चीजें आपको क्लियर उसमें कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा है नहीं टॉपिक। जिसमें ऐसे अर्नेस्ट टॉस पे मैंने लगभग पावर वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो है, जो कि वीडियो नंबर 4 है, सॉरी इसका उत्तर 4 है। वीडियो नंबर पावर का कौन सा ऊपर लगाया हुआ शक्ति देख लो, मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये सीधा सवाल उससे था नहीं, डायरेक्ट आता है ना, वैसे डायरेक्ट सवाल नहीं था, केवल अर्नेस्ट और उस पर ही डिस्कस है। तो ऐसे नहीं है कि भाई इस दशक में आया, ये ऐसे नहीं, केवल मैंने, क्योंकि आपको पता मैं पढ़ाता हूं तो ये ज्यादा सिद्धांत की बात करके छोड़ देते हैं इन लोगों को, और ज्यादा अर्नेस्ट हॉस पे मैंने ज्यादा डिस्कस किया भी नहीं है, तो उस पर मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने जो अर्नेस्ट हॉस की बात की है वो हूबहू सीधा सवाल उतर गया। ऐसी स्थिति वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, मगर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बैलेंस ऑफ पावर, ये सवाल मिलेगा आपको बैलेंस ऑफ पावर में, है ना, ध्यान रखना, शक्ति में मिलेगा आपको। जो मैंने ये इसलिए लिखा है इसमें कि कौन से मिलेगा, वीडियो दिखे कोई सब वीडियो देखने के, मगर ऐसा पूरा नहीं मिलेगा। उसमें आपको केवल यही समझ में आएगा कि मुझे पता है स्टूडेंट कितना समझ पाता है, यही समझ में आएगा कि ये ऐसे आदमी है, नौ प्रकार्यवादी है। हाँ भाई, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया कहां से आया? राम मनोहर लोहिया का नोट्स है, इंडिया कोई कुछ जाना ही नहीं है, मैंने जिसके नोट्स डाले हैं उसके नोट्स के बाहर कुछ जाना ही नहीं है। और राम मनोहर लोहिया के नोट्स खोलो,
और उसके अंदर क्लियर कट मैंने तीसरी लाइन, राम मनोहर लोहिया के नोट्स की तीसरी लाइन आप सीधी देखोगे, क्लियर आपको मिल जाएगा ये सवाल कि ये राम मनोहर लोहिया और राम मनोहर लोहिया की जय हो, राम मनोहर मिल जा और मिल गया। ये रहा बर्लिन विश्वविद्यालय से, देखो बर्लिन विश्वविद्यालय, और पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे पूरी तो मैंने ये लिखी, बंबई मारवाड़ी स्कूल में पढ़े, फैजाबाद यूजी में जन्मे, अलगोजा के वादक, समाजवादी ईश्वरवादी चिंतक, कांग्रेस सोशलिस्ट के संपादक और बर्लिन विश्वविद्यालय से नमक एवं सत्याग्रह पर पीएचडी करने वाले बर्नर जम्बोल्ड के शिष्य और एशियाई समाजवादी सम्मेलन रंगून में बुलाने वाले समाजवादी विचारक लोहिया दिसंबर 1955 में भारतीय समाजवादी दल बनाया। ये पहला पैराग्राफ है, ऐसे इसका इस पीएचडी का पूछा था। साल्ट में तो मैंने क्या लो, मैं पूछ ली मारा कौन, देखो मैंने ऐसे नहीं लिखा, लैंग्वेज से नहीं है, मगर ध्यान रखना है, इसका मतलब यही होता है ना। अब ये इसने साल्ट का मतलब नमक होता है, ये तो क्लियर बात है, इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए। बर्लिन से किया तो लिखी, अंग्रेजी में अमनाड़े में लिखी कौन, तो बर्लिन से किया इन्होंने साल्ट एंड सिविल डिसओबीडियंस। सीधा है नोट से, मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई आप मैं नहीं कह रहा हूं, रात को संशोधन नहीं हुए, प्रिंट होगी किसी के पास है, कई बार प्रिंट निकालो रिबंटा है, एक दो स्टूडेंट की प्रिंट बढ़िया से निकाली हुई मैं देख रहा था, लाइनें घिसी हुई है, तो उनके देख लेना आप। ये सवाल यूं सीधे आते हैं, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, इन्हें मतलब वो नहीं है काला होने जरूरत को। निम्नलिखित में से कमला, मैंने नहीं पढ़ाया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये पढ़ाया ही नहीं, मैंने पढ़ाया ही नहीं, ये सवाल नहीं आया, ऐसा नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाया, वो लास्ट में पढ़ाना था और टाइम हो गया था, एग्जाम आ गए थे। कमला ऐसे ये सवाल बड़ा सिंपल था, ये समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, सही बात है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुई, ये हुई थी कांग्रेस में 1927 में, और भारतीय स्वतंत्रता से पूरी विदाई सीट मद्रास से चुनाव लड़ा था इसने, मद्रास से, और ये 55 वोटों से हारी थी, जीती नहीं थी, ये खड़ी होने वाली थी, इसने नहीं पूछा है जीती हारी, लड़ने वाली पूछा है, जीती नहीं थी, हारी थी। मगर ये सिलेबस में उनके है ना, आप टेंशन मत लेना, उनके सिलेबस में कमला देवी चट्टोपाध्याय, उसके सिलेबस में, इसलिए सवाल ये आया है। आपसे ये सवाल स्कूल लेक्चर में नहीं पूछने वाले। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा पुनर्निर्माण के लिए योगदान दिया। आपको पता कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार मिलता है हथकरघा क्षेत्र में, पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय लेवल का, जिसका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार है, हथकरघा के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है ना। आजकल मोदी के टाइम में वाराणसी में ज्यादा काम करता है, वहां मिला था पिछली बार, तो ये ध्यान रखना है ना। जनरली है ये सवाल, मतलब उनके सिलेबस से, आपके सिलेबस से उनका नहीं है जनरली। हाँ, पिनॉक एंड स्मिथ, बहुत सिंपल और साधारण सवाल पिनॉक और स्मिथ का एक आया, और देखो ये सवाल आपको देखना है। संविधानवाद जब मैं पढ़ा रहा हूं, संविधान और संविधानवाद, उसमें चारों की चारों बातें मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, एक एक करके। पहला, संस्थाओं का अभिव्यक्तक लिखा है मैंने, ऐसे हैं, ये राजनीतिक संस्थाओं का अभिव्यक्तक है, मैंने लिखाया ये राजनीतिक शक्ति का, संस्थाओं का अभिव्यक्तक, शक्ति का प्रतिबंधक, ये दूसरा है, शक्ति का प्रतिबंधक। और तीसरा लिखा है मैंने विकास का निर्देशक, ऐसे विकास का निर्देशक। और चौथी बात आई है शक्ति का सघटक, शक्ति सघटक के रूप में। ये चार बातें हैं, और चौथा इसने ये है, ऐसे ये सवाल ऐसे ही हो रहा था। संविधानवाद में विचारधारा काम करती नहीं है, जहां विचारधारा है वहां संविधानवाद काम करता ही, संविधानवाद होता ही नहीं। ये संविधानवाद पढ़ते हैं तो जनरली डिस्कस करते हैं, जनरली डिस्कस करते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी जहां है वहां संविधान और संविधानवाद में फर्क है। रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, जहां आइडियोलॉजी है वहां कानून का शासन थोड़ा ही है, आइडियोलॉजी का शासन है। तो ऐसे भी ये सवाल में कोई मिस्टेक, सिंपल सवाल, अंडरस्टैंडिंग का सवाल था। यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं भी पढ़ा है ना, कोई ऐसा नहीं मैंने पढ़ा इसलिए आया, ये जनरली किसने देखा है तो उसको पता है कि संविधान का मतलब होता है सीमित शासन, नियंत्रित शासन, है ना। शासन का रूल, लॉ ऑफ रूल नहीं होता,
रूल ऑफ लॉ होता है ना, शासन के कानून नहीं होते, कानून का शासन होता है। यह शक्ति संगठक, निर्देशक, प्रतिबंधक होती है और यहाँ पर निर्धारण नहीं होता। ऐसे मैंने एक इसका चौथी पहली जो है, पहला जो इसने लिखा है 4 तत्व, चारों में पहला है अभिवक्तक। क्या है? अभिवक्तक। राजनीतिक संस्थाओं को अभी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका बताता है, मुख्य जो है ना, मुख्य संस्था है उसका अभिवक्तक है। संविधान में होती है, कहने का मतलब संविधान में ये चीजें, संविधानवाद में संविधान के अनुसार जैसी होती है वैसे काम करती है। अब करते नहीं करना वो अलग डिस्कशन, मगर ये जनरली 4 तत्व हैं और ये हर जगह मिल जाएंगे आपको। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से इसका हूबहू लैंग्वेज चाहिए आपको। सीबी गहना की किताब मैं कई बार कहता हूं, आप ले आइए, मिल जाती, उसमें अच्छे से मिल जाएगी। सीबी गहना कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में सीबी गहना अच्छी किताब है। ये मैंने कई बार स्टूडेंट को कहा है, सीबी गहना के सिवाय दूसरी किताबों में फंसने की जरूरत, फंसना ही नहीं चाहिए और लानी भी नहीं चाहिए। सीबी गहना ठीक किताब है। और सिद्धांतों के अंदर मैंने आपसे कहा वर्मा की किताब सबसे बढ़िया किताब है। ये बातें मैंने कई बार बीच में कही है स्टूडेंट को, तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखिए विद्यार्थियों। भारतीय संविधान सलाहकार, कोई सिंपल सवाल, कांस्टेबल का सवाल आता ही है, कांस्टेबल का सवाल ये कई बार पूछ लिया गया है और ये सब जगह BN राव पर, तो मेरी आधा घंटे तक BN राव पर डिस्कस हुआ है। उसका इनिशियल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक बात इसमें पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से कोई नहीं, बर्मा में जो बनाया था ये 1947 में बना था, भारत के संविधान से पहले बनाया गया था। मगर इनका संविधान भाई साहब तो ही हो चला, इतना ही था, क्योंकि 1962 में वहां डीकॉप हो गया, नेवी ने डीकॉप करवा दिया था, सत्ता पलट हो गया। बाद में 74 में एक कानून वहां और बना और उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना 2008 में, जो अभी चल रहा है बर्मा में। अभी जो कानून चल रहा है, संविधान चल रहा है, वो 2008 का म्यांमार का लॉ चल रहा है। पहला जो 1947 में बना हमारे संविधान से पहले। ऐसे आपको पता हो, BN राव साहब ने भारत के संविधान का इनिशियल प्रारूप जो बनाया वो 96 में बना दिया था। लगभग काम उसने जुलाई में शुरू कर दिया था, 1946 जुलाई में काम करने के लिए वो चले गए थे, क्योंकि हमारी संविधान सभा नहीं बैठी, ये संविधान सभा के सदस्य थोड़ी थे, ये तो सलाहकार थे। तो इनिशियल प्रारूप उन्होंने तैयार कर दिया था। उसके बाद वो प्रारूप समिति को दिया, प्रारूप समिति ने प्रारूप में डाला और फिर आपको पता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आया, वो बात अलग है। इसलिए निर्माता तो नहीं कहते, मगर भारतीय संविधान के इनिशियल प्रारंभिक प्रारूपकर्ता के रूप में BN राव को जाना जाता है। तो BN राव बहुत एक्सपर्ट थे और इन्होंने अमेरिका वगैरह की यात्रा की। अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे फ्रैंकफर्ट, उनके साथ इनकी मुलाकात है, उनको उसने सबसे बड़ी मुलाकात माना था। उन्होंने सलाह दी थी हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम करो, हमारी नकल मत करो, चलोगे नहीं तो गलत हो जाओगे, वहाँ डेरा फेल हो जाएगा, ठीक सिस्टम नहीं है। उन्होंने बहुत बढ़िया BN राव को, जैसे फ्रैंकफर्ट साहब का स्टेट था, कोशिश की, वैसे चला था। BN राव की हर जगह बात हुई है। ये कोई मैं कहूँ कि मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ाया नहीं, कांस्टेबल वाले नहीं पढ़ाया होगा, मेरे ख्याल से कांस्टेबल वाले ने भी ये सवाल तो पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो मतलब नहीं। हाँ भाई, अंबेडकर के नोट्स निकाल दो, सीधी सभी की सभी संस्थाएं सीधी की सीधी में लिखी हुई है, एकदम डायरेक्ट, वैसे के वैसे जैसे लिखी हुई है वैसे के वैसे मैंने लिखा, इधर उधर भी नहीं हुआ, एक भी इधर उधर नहीं हुआ। और लैंग्वेज पढ़ा रही हो तो मैं पढ़ा दूं, एक भी नहीं है इंडियन थिंकर से बाहर। तो अंबेडकर कहां गया? ध्यान ये रखना, ये इतना कहने का उद्देश्य केवल ये है। देखो मैंने यहां लिखा है 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1928 में डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, 1929 में समता सैनिक दल, 1945 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी, 1951 में भारतीय बौद्ध जैन संघ का गठन किया गया। एक एक सीधा मूक दर्शक, बहिष्कृत भारत जनता समता, ये इनके पत्र हैं और एकदम चारणी बनाकर इसने बहुत अच्छी तरीके से मैंने काम किया है। उसमें कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरी ख्याल से आड़े जैसी कोई मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ मैंने पढ़ाया आया सवाल, ऐसी कोई मैं दावा करूं, ऐसा कुछ नहीं। मगर ये जरूर ध्यान रखने की बात है कि रखना चाहिए, ये सवाल इस बंदे ने जो किया है ठीक किया, ठीक है ना। तो ये एक एक डेट टू डेट लिखा, नो प्रॉब्लम, आपको इसमें पढ़ना ये काफी था। ऐसे इंडियन का मैंने कहा भी था बच्चों को, यदि टाइम कम है तो इंडियन नहीं देख पाते, तो इंडियन में क्या है कि सवाल आते हैं फैक्ट के, वो पढ़ लेने चाहिए। हाँ,
निम्नलिखित में से समकालीन समय में सहभागी लोकतंत्र की क्रियाविधि क्या है? 17वां सवाल। डायरेक्ट सवाल से कोई मतलब नहीं था, मगर यदि थोड़ा आपने ध्यान रखा है, अंडरस्टैंडिंग का सवाल था। इक्लीसिया जो होती है वो आपको मैंने कहा था ग्रीक संस्था है, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक संस्था है, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक है ना, जहां पर लोग सीधे बैठते थे और फैसला करते थे। इक्लीसिया आपको याद आ रहा है तो मैंने ये बात बहुत अच्छे से, इक्लीसिया जब यूनानी में मैंने बात की तब। देखो, जबकि सहभागी लोकतंत्र है उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी सीधी नहीं होती, सेमी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट चलता है। डायरेक्ट नहीं होती, सेमी डायरेक्ट होती है। सेमी डायरेक्ट का मतलब यह होता है कि सरकार वो केवल विचार विमर्श करते हैं, उसमें भागीदार, नीति निर्माण में भागीदार होते हैं। नीतियां सीधी वो बनाते नहीं है, कानून सीधे नहीं बनाते, भागीदारी की बात करते हैं, सहभागिता की बात करते हैं। तो इसका या कोई लेना देना नहीं था। अब सवाल रही साहब इसका मतलब क्या है बाकी का? देखो, इसका कोई लेना देना नहीं। आपसे पूछा कि किसका क्रियान्वित है, तो एक तो 3 तो हट गया, 3 हटते ही बाकी सवाल उत्तर मिल गया। ऐसे तो ये, मगर सवाल ये ध्यान रखना, इसमें ये मैंने नहीं लिखा है कि तरल लोकतंत्र, ये बातें नहीं है। अब देखो, ई डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्वतंत्र आपसी विचार विमर्श। तरल लोकतंत्र का मतलब होता है विद्यार्थियों, ऐसी डेमोक्रेसी होती है जिसके अंदर जनरली लोग आराम से खुलापन होता है। क्या होता है? तरल का मतलब यहां क्या है? खुलापन होता है, बाहर से किसी प्रकार की मनाही नहीं होती, कोई भी उसमें भागीदारी से रोक नहीं होती, खुलापन होता है। और मिनी का मतलब होता है छोटे छोटे समूह, छोटे छोटे समूह, जिसको कहते हैं मिनी पब्लिक, जिसको मिनी पब्लिक बोलते हैं, जनरली मिनी पब्लिक कहा जाता है। तो ये तीनों शब्द थे, मगर ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखा है तो इंक्लेजिया का कोई यहाँ लेना देना ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र से था नहीं, तो आपका काम लगभग यहाँ बहुत अच्छे से हो गया। मेरे ख्याल से कोई ऐसा था नहीं, जिससे ध्यान रखा है नहीं रखा तो कोई नहीं, 100% कट ऑफ नहीं रहती है। मगर हाँ, ये बात हमारी इंक्लेजिया की बात हमारी अच्छे से ध्यान रखना होता है, कहां पर किसकी बात हुई है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में किसकी हुई है, इनडायरेक्ट में किसकी हुई है, सेमी में किसकी हुई, तो ध्यान रखोगे तो ये इसमें क्या होता है, लोग सीधे भागीदार होते हैं ना, आपने देखा है ना, लोग कानून नहीं बनाते। सहभागी का मतलब यह है, सहभागी का मतलब लोग भागीदार होते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसमें लोगों की भागीदारी है, सहभागी, पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी कहते हैं इसको, है ना। ये किताबों में केवल एक किताब, इसके सिवाय मैंने कोई नहीं लिखा है, आपको कोई किताब नहीं लिखाई। मैकिलवैन, और एक आपको पता हो तो ऐसा कैसा मिलता जुलता नाम था, जब मैंने स्वतंत्रता पढ़ा रहा था तब बात और कही थी, मैकलन XYZ, याद आ रहा? मैकलन नहीं है ये मैकीवलन है, लोएन है। ये किताबें मिलानी थी इसको कि कौन सी किताब के साथ में कौन सा सेट है। ये सही देखो, ए जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, ऐसे ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की किताबें सब है ना, जब थ्योरी पढ़ते हैं कंपेरेटिव, उसमें सब आते हैं। ये फ्रेडरिक है, मैकिलन है, स्ट्रॉन्ग है, CF स्ट्रॉन्ग है वगैरह है, बॉन है, ये सब वहाँ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी है। मगर कंपेरेटिव थ्योरी अपन है नहीं, उनके थ्योरी है, उनके कंपेरेटिवली पूरी तरह की थ्योरी है, तो उनसे इसलिए उनसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ये ध्यान रखने की बात है ना। दूसरा बी जो है इसकी ये 4 हो गई। सी की विद्यार्थियों पॉलिटिकल पावर एंड गवर्नमेंटल प्रोसेस, ये मैंने कहा नहीं होगा है ना, जब गवर्नमेंटल प्रोसेस मैंने बात की तब भी मैंने ये बात मेरे ख्याल से नहीं की होगी, मगर पॉलिटिकल पावर एंड गवर्नमेंटल प्रोसेस मैंने नहीं की, मेरे ख्याल से लेना देना नहीं रहा, कंपेरेटिव से अपनी तो बात हुई नहीं, और अपना टॉपिक भी तो कितने हुए हैं, कॉन्सेप्ट और थिंकर तो हुए हैं, तो ज्यादा टॉपिक भी नहीं हुए। CF स्ट्रॉन्ग की मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्ट्रॉन्ग की किताब है। तो ये तीनों जो है, इसमें मेरी कोई एक किताब मैंने मेरे ख्याल से ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड चेंजिंग वर्ल्ड ये लिखा है, बाकी कहीं भी कुछ लिखाया नहीं है ना। बाकी तो हाँ, ये ध्यान रहे कि जब मैंने इनकी बातें जरूर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में मैंने पढ़ाई है, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि सवाल सीधा मेरे से उठा, ये बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सीधी सी बात है, ये सवाल मैंने कहीं एक किताब ये लिखी है, बाकी कहीं बात हुई है तो मुझे इतना, मैंने वीडियो सब देखे भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि कहां पर कौन सी बात किताब लिखाई है, याद थोड़ी रहती, मुझे याद थोड़ी रहती, आपको यहां पढ़ाता हूं याद नहीं रहती। तो जो पढ़े हैं स्टूडेंट वही कमेंट कर लेंगे कि ये इसमें से सवाल कहा, तो इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? 3 होना चाहिए ना। हाँ भाई,
पेपर नोट्स उठा लो और उसके अंदर में आप कहेंगे साहब आपने कहां लिखा कि इस्लाम का संयत समर्थन? अरे लिखा नोट्स में, देखो पैराग्राफ शुरू करते लिखा मैंने, जिन्ना का समर्थक था और द्विव राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया। नोट्स देख लो मेरे, रामा स्वामी के नोट्स बता रहा हूं मैं आपको, सीधा लिखा, सीधा मैंने, इस्लाम का संयत समर्थक, जिन्ना के द्विव राष्ट्र के सिद्धांतकार। और रामरीन तो दजिया नहीं उठाई, उसने कहा कि राम ने तो अपनी बीबी को भेजा था, बाकी क्या था, खलनायक नहीं था, राम खलनायक था, रावण नायक है। नायक किसको माना इसने? रावण को माना। ये हनुमान जी बंदर थोड़े ही थे, ये तो वो छोटी जाति के लोग थे, दलित थे, जिनको इन्होंने पशु बना दिया गया, क्यों वो पशु इंसान तो कह नहीं सकते, इसलिए हनुमान जी वगैरह कोई दलित थे, ये तो दलित थे जिन्होंने लड़ा और उनको उन्होंने क्या बना दिया, ये पशु है, ये वो एक बाली वैसा है, उसका भाई वैसा है, सब ऐसे बनाए क्यों बनाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इतने जितनी इज्जत खराब रामायण की हुई है, रामचरितमानस और रामायण की, उसकी उतनी इस भाई ने की है। मगर आपको पता है ये आत्मसम्मान उसका अलग आंदोलन था, उसका अपनी तरीका था, उनके दलित सोच थी, काली कुर्ती का आदमी था, तो अपने तरीके। और हर बात मैंने इस नोट्स में देखना चाहो तो आप देख सकते हैं बढ़िया से। आज मैं ऐसे नोट्स खोल दूंगा, ये खोल दूंगा ताकि आराम से आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं कि हाँ है उसमें, एक नहीं है। ब्राह्मणवाद का घोर विरोध, ये तीनों लिखे मैंने। इस्लाम का विरोध फिर हो गया, उसकी दजिया जो है ना, ये ब्राह्मण और हिंदू दो विशेष टारगेट है उनके। द्रविड़िस्तान की मांग की थी इसने अलग से, और आपको जानकारी हो द्विव राष्ट्र के सिद्धांत का ये समर्थक था, जिन्ना के साथ था, जिन्ना का भक्त था। इस्लाम का संयुक्त, क्योंकि यहां जाति व्यवस्था वो कहता था इस्लाम में नहीं है, तो इसलिए उसको वो ठीक मानता था। हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था का ये दलित नेता थे, बड़े नेता थे, पेरियार साहब बहुत बड़े नेता थे केरला के। अगली बात, फ्रांस के 5वें गणतंत्र में राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और उत्तर दो। आप कहेंगे साहब ये सवाल आया, इसकी क्या गारंटी है, या कौन सा सवाल नंबर कितना है? 20वां, ताकि मुझे पता चल जाए कहां से आया है। मुझे ऐसे पता नहीं रहता, याद नहीं रहता मेरे को कौन से वीडियो से है। सवाल नंबर 20, एक मैं आपको वीडियो सुनाता हूं, आप सुनना इस बात को बहुत अच्छे से, है ना, कुछ बातों को सुनना। सवाल बनते कैसे, नहीं तो क्या फिर आपको यह रहेगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति तुलनात्मक राजनीति, वीडियो नंबर 17, 27 मिनट 35 सेकंड। मैंने देखा है ना, तभी ऐसे ही रात को एडिट नहीं किया, ध्यान रखना है। कोई रात नहीं होती, देखो रात टिकी हुई पर हैंग जोड़ दिया। पटिया मार छोटा है कौन, कहीं मोटा है कहीं छोटा है, कपड़ा ही मारे कटे, स्वेटर पहन है, रात हैंग धोला, रात इतनी मैंने की नहीं थी। अरे वैसे मिलेंगे आपको बाजार में, बीज मिलेंगे आप देखना। हाँ रोत रो मुझे क्यों है थोड़ी पड़े कुठा मैं आराम जी बिन गयो मिल कौन लेना देना मत, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं। हैं गलत बात को कौन ही क्यों है मोटी? फ्रांस का राष्ट्रपति दी कौन, कितना 17 नंबर वीडियो, हाँ मैं 20 नंबर वीडियो कौन, 17 नंबर वीडियो, 17 मिनट नहीं 27 मिनट 35 सेकंड। बॉडी चेंज होगी मारता हूँ ईमानदार, पुराना फोटो देखो तो मना आपने प्यार हो वास्तव। नेशनल असेंबली को वो भंग कर सकता है, अभी आप क्यों कह रहे हैं कि परामर्श लेना पड़ेगा? मैंने आपको क्लियर कह दूं, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। परामर्श का मतलब अनुमति नहीं है, वो केवल और केवल ये पूछता है कि मैं भंग कर दूं। यदि ये कहते हैं कि नहीं करना तो भी रुकने वाला नहीं है, और ये कहते हैं कर दो तो भी करने वाला नहीं है। यहाँ परामर्श का मतलब अनुमति नहीं है, ध्यान रखिएगा, अनुमति नहीं, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, केवल पूछता है कि क्या भंग कर दी जाए। वो कहते नहीं कोई बात। हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना होता है, इसे भंग करते वक्त एक तो ये आपातकाल में भंग नहीं कर सकते,
नेशनल असेंबली को आपातकाल में भंग नहीं कर सकता, न ही सत्र को स्थगित कर सकता है, क्योंकि आपको बहुत सिंपल बात बता दूं, जब आपातकाल में भंग नहीं होगी ना, तो आपातकाल की घोषणा के बाद सत्र अपने आप ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगी। जो पार्लियामेंट है वो ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगी, वो बैठेगी, वो सत्र में रहेगी, और उस सत्र को स्थगित राष्ट्रपति नहीं कर सकता और न ही नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात बताना चाह रहा हूं, यदि चुनाव हुए और पिछले 1 साल के अंदर यदि नेशनल असेंबली ने 2 बार कैबिनेट को, और आपको बताऊं, देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ऊपर लिखा है बोर्ड पे, पीएम तथा दोनों सदनों के अध्यक्ष के परामर्श से करेगा, अनुमति जरूरत नहीं है। ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये बोर्ड पे स्क्रीनशॉट दिया है, ये लिखा है इन्होंने, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय दोनों सदन, मैंने दोनों सदन लिखा तो दोनों ये हो गए ना, फिर पढ़ाई देन पूरा, दोनों सदन के राष्ट्र सभापतियों के परामर्श के उपरांत राज्यसभा भंग घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान शक्तियों का प्रयोग किए जाने के भंग हो जाएगी, नहीं होगी, मैंने लिखा नहीं होगी, ध्यान रहे, आपातकाल चल रहा है, सत्र शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं होगी, मैंने समझाया, लिखा अच्छी तरीके से, कहा ध्यान रखना, परीक्षा में पूछेंगे, मैंने पेपर नहीं बनाया, ध्यान रखना ना, पेपर मेरा नहीं है, मगर पेपर नहीं होना और पेपर में सवाल कैसे बनते हैं, दोनों में फर्क होता है। लैंग्वेज सेम है तो सवाल आपका है, नहीं तो नहीं है, मैं तो एक मानता हूं, आपने हूबहू बोला है तो ये आपका है, नहीं तो आपका नहीं है, नहीं तो मतलब नहीं है। मैं कह दूंगा हौस का मेरे से आया, कैसे आया भाई, मैंने तो एक बात कही, नो प्रकार्यवादी, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं की। ठीक है, किसी ने टोरा ठोकने की कंडीशन में चला गया हो तो हर सवाल का टोरा ठोको, कौन मना कर, जो सवाल सीधे हैं, सीधे हिट है, और जो बोर्ड पे लिखता हूं उन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब यह है, बाकी इसका कोई उद्देश्य मेरा है नहीं। हां भाई, द्यू सदनात्मक विधायिका को यह कहकर आलोचना की, आलोचक में ध्यान रखा है तो भी काम हो गया उसका, कि 2 अथवा 3 सदन, 2 अथवा 3 प्रभुताओं की भांति होंगे। ये मैंने ऐसे हूबहू नहीं लिखाया, ध्यान रखना, मैंने ये लिखाया कि संप्रभुता ऐसी, द्यू सदन ऐसे हैं जैसे एक घोड़े के आगे और एक गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ घोड़े बांध दिए और दोनों स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी तरफ खींच रहे हो, ऐसी स्थिति है। तो द्यू सदनात्मकता, बेंजामिन फ्रैंकलिन व्यवस्थापिका की जब बात की, आपके ऐसे सिलेबस में व्यवस्थापिका, अपन पढ़ेंगे आगे, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, उस समय केवल ये बात हुई है, बाकी जगह नहीं हुई है, ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, और ये लेके इसका आलोचक है, आप जानते हैं लोकतंत्र का ही सीधा आलोचक है, तो इसकी बात अलग है। सीधा सवाल ये डायरेक्ट हिट है, वैसे हूबहू लाइन उतरी है, वैसा नहीं आया, मैंने लिखाया है और बोला है, ऐसा सवाल नहीं है, ठीक है। टोरा ठोकने की स्थिति में था, उसने ये टोरा ठोक दिया होगा। हाँ भाई, लोकसभा सीधा सवाल है, कोई ऐतराज नहीं, आप अच्छी तरीके से इसको देखना चाहो तो बढ़िया तरीके से देख लो, हूबहू मैंने एक एक बात पर आधा घंटे पढ़ाया, मैंने ये आर्टिकल 96 का क्लॉज 2 और हूबहू उतारा उसने, आदत कितनी खराब इस आदमी की, सीधा उतारा इसने, एक आर्टिकल 20 में छोड़ा, आर्टिकल 100 में होते हुए भी ऐसे ही छोड़ के बाकी सब लिख दिया। जब अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन नहीं होगा, क्लियर बात है, पढ़ा तो ये नॉर्मल बात है। देखो लैंग्वेज देखना, आप फर्स्ट ग्रेड का, अब लैंग्वेज होगा, हो सकता, इन शब्दों का मायने रखते हैं ना, अभी अपन फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे तब मायने, बाकी में नहीं। पर ऐसी स्थिति में उसे बोलने का अधिकार होगा, उसे प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा, सामान्य पहले मत दे सकता, किंतु मत बराबर स्थिति में होने पर वो निर्णायक मत नहीं देगा। आर्टिकल 100 में कोई बात होते हुए भी, आर्टिकल 100 में गण पूर्ति है, जिसमें ये 7 होता है ना, गण पूर्ति है। आर्टिकल 100 में कोई बात होते हुए भी, वो छोड़ो, होते हुए भी सदन के अधिवेशनों में सभापति तो अध्यक्ष करेगा और अध्यक्ष पहली बार मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देगा। आर्टिकल 96 का क्लॉज 2 ये पूरा सीधा था, आगे पहले ये उतारा इसने, बाद में ये उतारा, दोनों ही बातें सही है। और शब्दावली ध्यान रखना, होगा,
क्या है, होगा, ये शब्दावली ध्यान रखनी। हो सकता है, दे सकता है, फिर सवाल आता है दे सकता है नहीं दे सकता है, फिर ऐसे सत्ता शक्ति भी नहीं है। जो शब्दावली है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बताऊं, ये पेपर में बहुत मायने रखती है। यदि इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अपना काम क्या है, फिर क्या है, वो समझने की स्थिति में थोड़े से रहते हैं कि हाँ साहब ये इस प्रकार से कैसे हो गया। तो यहां ध्यान रखना, सेल है वो, ऐसे शब्द यूज किया उसने, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे हैं, तो इसलिए इसमें हमारे जब अध्यक्ष की बात है आप उसका देख लीजिए, ये सीधा है, हुबहू है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आर्टिकल तो हुबहू ही होता है, आर्टिकल में इधर उधर हो तो फिर आर्टिकल हो जाता है खत्म, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। सवाल इसने पूछा है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, और सवाल पूछा नहीं है इसने, सवाल की हालत खराब की है। हालत खराब नहीं की है। अब देखो, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन सब लिखाते हैं, कर्म सही बताओ। आप कहेंगे साहब आपने बताया, हाँ मैंने ये कहा, मैंने कहा ध्यान राख जो मटी ओ धकेपुरा वाला, ये मैंने कहा उनको, मैंने कहा ये आगे आ गया और सहकारिता आंदोलन पीछे चला गया, तुम्हारा डेरा फंस जाएगा। आप कहेंगे कहां कहा, तो मैं बताता हूं। इसका सवाल नंबर 23 का वीडियो नंबर 66, 37 मिनट पे ये मेरी बात चल रही है। पच्चे देखना और जबकि गड़बड़ यही होती है, ध्यान रखो, गड़बड़ यही होती है और कहीं गड़बड़ होती है, ऐसी चीजें बनती नहीं है, यही गड़बड़ होती है। और ये बातें, तो ये 23 कौन सा वीडियो है, सवाल नंबर 23 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, है बेटा 66। ग्रुप में भेजू उन्होंने स्क्रीन शॉट देन भेज दीजिए, छोड़ो क्यों मारो, मारो बड़ा है कि नहीं, लंबो जी आई डेरो। मैं ये कहना ये चाह रहा हूं बेटा कि मेरा समझाने का और बात बताने का उद्देश्य क्या है, ये थोड़ा सा समझना। देख लो, यहां मैं समझा भी रहा हूं और समझा भी नहीं रहा हूं। क्या हुआ, आए क्यों क्यों? इसमें देख लो, देखो मैंने अच्छी तरीके से चारों और नीचे समाज सेवा लिख के समझा रहा हूं, वीडियो देख लेना इस लेवल पर। ये फिक्स टाइम है, इसका टाइम है 38 मिनट में शुरू करना, 46 सेकंड तक आपका चलेगा, पता चल जाएगा। और ऊपर मैंने बोर्ड पे ये चारों क्रम से लिखे हैं, अच्छे पांचों ही, और मैं लिखा ये समझा भी रहा हूं कि राष्ट्रपति इस मामले में ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, और मैंने कहा सहकारी समिति नहीं सहकारी आंदोलन, ये ध्यान रखना मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, आपके समिति का लफड़ा ही नहीं आया। अगर वो करना चाहता तो इसमें भी सहकारी समिति लिख देता, मगर ऐसा लिखा नहीं, ये सब सही है। कर्मठता ध्यान रखना संविधान में जरूरी है। संविधान में शब्द है ना, शब्द कहां लिखा हुआ है उसकी अहमियत है, इसलिए एक एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थोड़ा जल्दी करते हैं, फिर अपना पेपर टॉपिक। 12वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाक्य एक आया और लिखे हुए 12वीं अनुसूची में सीधे सीधे सब्जेक्ट है। आप कहेंगे साहब आपने क्या, हमें कैसे पढ़े? मैंने ये कहा था ठेकाड़ी दुकानों में सार्वजनिक पीडीएस सिस्टम मैंने बताया, उस समय ठेका वाला काम आजकल क्या है कि बहुत कम हो गया, कि क्यों पेंट है 2 रुपये वाला, बाकी ठेका हो गया बंद। पहले मिर्ची से लगाकर सब कुछ देती थी स्टेट गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। ठेका है ना, ठेका केरोसिन अड़ान गेहूं वाला ठेको है, उचित मूल्य की दुकान है, ये ठेके स्टेट गवर्नमेंट देती है। और बहुत अच्छे से ये बात मैंने कही है, उसमें देख लो, मैंने कहा गलती कहां करोगे, कर्तव्यों में गलती कहां करोगे, कौन से सब्जेक्ट में गलती होगी, संघ सूची में कहां गलती होगी,
कहाँ होगी? गार्ड्स में गलती होगी, रेलवे पुलिस में गलती होगी। रेलवे पुलिस सेंट्रल का है, सुरक्षा गार्ड स्टेट का है। ऐसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, हर चीज को मैंने ध्यान रखा है जहां स्टूडेंट सिंपल गलती करता है। ये बड़ी सिंपल थी, यदि किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान रखा है तो इस सवाल को बहुत बढ़िया से कर दिया है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ये तीसरा, नौवां और पांचवा सब्जेक्ट है। तीसरा, नौवां, पांचवा सब्जेक्ट सीधे लिखे हैं इन्होंने, कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, निम्नलिखित में से सर सैयद अहमद खां से संबंधित नहीं है। नोट्स निकाल दो और हूबहू शब्दावली सीधी की सीधी आपको मिल जाएगी। सर सैयद अहमद खां, और कुछ इंडियन में मैंने उनको पहले भी कहा था, बच्चों को नोट्स सफिशिएंट है। ज्यादा बच्चों को क्यों, मान मेरे नोट्स बन चुके थे तो मैंने फिर उस नोट्स को, इस बार तो सबके बन गए, उस समय मेरे पास सबके नोट्स नहीं बन पाए, कुछ नोट्स बना पाया, कुछ मैं नहीं बना पाया, तो मैंने फिर उसको ज्यादा मैं टारगेट नहीं कर पाया। सर सैयद अहमद खां के नोट्स आप देख लो, आराम से देख लो, खुले कर दूंगा बढ़िया से। अब आप कहो तो मैं बताऊं एक एक करके, नहीं तो हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। ऐसे एंड रिटन नोट्स और सर सैयद अहमद खां, कहां गया भाई? ये देखो, यहां मैंने बहुत अच्छे से इन्होंने हर बात को लिखा है। देखो, बढ़िया से कोशिश की है कि हर बात इस पे लिखी जाए। और इन संस्थाओं का, और 1.5 पेज है, ज्यादा बड़े नोट्स नहीं है इसमें। ये अब की बार नहीं है, पिछली बार भी स्कूल लेक्चर के पिछली बार एग्जाम पेपर 1 पिछला, उसमें भी देख लेना, उसमें भी देख लेना। सवाल नोट से बाहर है, नहीं लाना, पढ़ना ही नहीं। अब नेहरू से लगाकर सीधे सवाल थे, सीधे। एक राजा राम मोहन राय वाला नहीं था, वो मेरे गलत हो गया, बाकी सब थे इंडियन में, हूबहू थे, हूबहू, मतलब ऐसे जैसे सीधा लिखते कैसे वैसे सब सवाल थे। अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद घोष के विचारों से असंगत है? सब लिखा है मैंने अरविंद के विचारों के अंदर, आप देखेंगे बढ़िया तरीके से हर चीज, और हेडिंग ब्लैक करके लिखी हुई है। अरविंद आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक हैं। अरविंदो तकनीकी निष्क्रिय प्रतिरोध, तिलक और अरविंद, बहुत अच्छे से मैंने लिखा है उसमें और समझाया है। इतिहास के नियतिवाद या देवीय नियतिवाद, भगवान रे हाथ में काली रे, हिंदुस्तानी गबीर ले रहे हैं तो भी भगवान की मर्जी है, देवी की मर्जी है, काली की मर्जी है, और अंग्रेज ले रहे हैं तो मर्जी काली की है। बहुत अच्छे से ये शब्द हूबहू लिखा है, आध्यात्मिक तथा देवीय नियतिवाद। नोट्स देख लो मेरे नोट्स में लिखे हुए, ये बात नहीं, नोट्स मैं वीडियो में तो पढ़ाया हुआ है ना, वो पढ़ा है। अब आपको लगता है कि साहब वहां तो बहुत ज्यादा है, कहां ढूंढे, तो नोट्स में देख लिया करो। और मैंने सीधा कहा है, स्टार्ट में समझाया, मैंने कहा ये कट्टर विरोधी, ये वे गांधी वे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, नग्न व्यक्तिवादी नहीं हो करते। ये आदमी जो क्वालिटी की बात करता है, कोई ये सवाल था नहीं, ये सवाल गप थी। यदि थोड़ा सा उसने ध्यान रखा है उसका काम हो गया। लॉम्प्रैक्ट फ्रांस जर्मनी के थे, उनके ये गुरु मानते थे उनको, बहुत कुछ प्रभावित है उनसे। आगे बात करेंगे, लॉम्प्रैक्ट की आइडियोलॉजी है उसमें, मैंने समझाया, अभी यहाँ है नहीं। हाँ, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत कुछ डिसीजन दिए, उसमें ये किससे रिलेटेड है? जिसमें यह कहा गया कि 32 के अधीन कार्यों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर प्रदान करने की शक्ति किसमें कहा गया? देखो, ये आप कहेंगे कहां से मिले? ये चारों के पॉलिटिकल साइंस के पेपर हो रखे हैं, पेपर हो रखे हैं, उस पेपर्स में है, पेपर्स में केस है। मैं कह रहा हूं आपको, देखो पढ़ाया है वो, तो देखो पढ़ाने का वीडियो में जाना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए रहता है भाई, वेरीफाइड करने के लिए वीडियो नहीं देख सकते। अब मैं टाइम इसलिए इसका बता रहा हूं, कोई देखना चाहे तो वेरीफाइड तो कर सके, उनको इन वीडियो में देख लो। सर मेरे 3 घंटे वीडियो हमने लोट भरी दिन होता है, खाली होना हो गयो, देखेगा नहीं ना, कैसे देखेगा? वो देखेगा तब आप फिक्स टाइम बताओगे, देखो इस सेकंड पे देखो, आपको वीडियो में ये बात मिलेगी, तब देखेगा। नहीं तो मोहल्ले आया कटो, अंदर ही थे, समझ में नहीं आया तो मैंने समझ में नहीं आई, बात खत्म। तो जो बात मैं कहूं और स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। गौरव जैन का केस जो विद्यार्थियों था, यह वास्तव में केस था चाइल्ड सेक्स से रिलेटेड, बच्चों के साथ खास तौर से जो प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड ये केस था, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केस था। और
जो काम करने वाले बच्चे होते हैं वगैरह होते हैं उनके साथ यौन शोषण होता है, ये मामला गौरव जैन ने उठाया था। बहुत बड़ा केस था, इंपॉर्टेंट केस था, और ये कोई केस नहीं, एक प्रकार की ये PIL है, ये सभी PIL है, आप ये समझेंगे नहीं, PIL है, ये PIL से रिलेटेड एक प्रकार का मामला था जिसके अंदर ये सवाल उठा। रुदल शाह बिहार राज्य का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। बिहार राज्य ने रुदल शाह को क्या किया था, मैं आपको बहुत सिंपल केस बताऊं। इसमें हुआ यह था कि उसको जेल में टिका दिया, लंबे समय तक वो जेल में रहा। 14 साल जेल काटने के बाद में वो भाई कोर्ट गया, उसने कहा साहब बरी हो गया। मैंने कहा मैंने टाबरी भूखो मुआ, जेल में दोषी नहीं, जेल काटी, इसका अपना। तो इसने आर्टिकल 21 के तहत केस उड़ा दिया कि मेरे जीवन का अधिकार था और मुझे जीवन के अधिकार से वंचित किया गया। भाई किसी आदमी को आप जेल में डाल दें तो जीवन के अधिकार से गवर्नमेंट ने वंचित किया उसने। और ये जिस केस के तहत गया, ये गया आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन था। फंडामेंटल राइट का सुप्रीम कोर्ट आप तभी जा सकते हैं जब फंडामेंटल राइट का सीधा जाने का उद्देश्य, तब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट सीधा जाने की स्थिति नहीं है। व्यक्ति के पास, नागरिक के पास कोई राइट नहीं है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की। ये इसके तहत गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के अधीन राज्य के कार्यों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को उन्होंने कहा भाई जेल में रख के तनख्वाह दो, इसको पैसा दो, भाई साहब जेल में क्यों रखा, क्या कारण था जेल में रखने का, और कारण नहीं, दोषी नहीं, इतने समय तक रखा, तनख्वाह दो, प्रतिकल दिलवा दिया। ये रुदल शाह का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, मगर ये ज्यादा मैं ये तब पढ़ाते हैं जब आपको देखना है। तो ये मैंने कहां पढ़ाया, तो ये मैंने जब PIL पढ़ा रहा हूं, और बिहार के अंदर कुछ कैदियों के जो आपको पता है शोषण हुआ, और उसके बाद में पिंकी हिरानी ने जो केस है, बहुत सॉरी उसका मैडम कपिला हिंगोरानी ने मामला उठाया था, जो मदर ऑफ PIL कहलाती है, तब मैं पढ़ा रहा हूं, तब ये बातें बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। उसमें कृष्णा अय्यर और PN भगवती की बात हुई है, इससे पहले हुई है। ये केस 1987 का केस, 83 का केस है, उससे पहले ये बातें, क्योंकि PIL कॉन्सेप्ट बाद में है, 79 के बाद में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केस है ना, ये बाद में ऐसे केस आया था। और ये केस जो है मुरली देवड़ा बनाम, ये धूम्रपान से रिलेटेड है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और इसमें आप अच्छी तरीके जानते हैं, इस केस में डिस्कस होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कमेंट किया था, बहुत महत्वपूर्ण कमेंट का। उन्होंने कहा सिगरेट पीना आत्महत्या का सबसे सरल तरीका है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली राज्य का मामला था, जिसमें खासतौर से यह केस जो है मृत्युदंड से रिलेटेड है, हथकड़ी से रिलेटेड नहीं है, मृत्युदंड से रिलेटेड है। मृत्युदंड का मतलब यह है, इस केस में यह मामला उठाया गया था कि भाई आदमी को आप रख लें, उसके बाद में आर्टिकल आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूं, दोहरे दंड के प्रावधान वगैरह मैंने पढ़ा है ना, उस समय मैंने बात आर्टिकल 22 वगैरह की बात की है, तब बात हुई है। तो उस समय उनमें यह था कि भाई आप किसी को रखते हो, लंबे समय तक मृत्युदंड मिलता नहीं है, तो उस आदमी की स्थिति क्या बनती है, गलत है ना। टाइम पे जिसको सजा हुई वो सजा दे, और सजा नहीं तो इसके लिए गड़बड़ क्या है, जेल में रखना, मृत्युदंड के अपराधी को जेल में रखना उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। क्यों? एक तो देखो सस्पेंडेड डेथ से ज्यादा खतरनाक होती, आंकड़ा हाल ही में देखा होगा आपने, भारत सरकार ने जारी किया, कई लोगों को इस साल लगभग 450-500 लोगों को मौत की सजा हुई, लटकाया एक भी नहीं गया। तो मौत की सजा होने से क्या मतलब भाई, एक साल में 500 लोगों को कोर्ट सजा देता है, मौत की सजा देता है पूरे भारत में, और उसके बाद लटकाते तो आप एक ही नहीं हो, लटकाते तो 1-4-2-4 को हो। ये मामला क्यों उठा आपको पता, जब लटकाया था ना, आपको सवाल हो, मामला हाल ही में चर्चा में आया था, कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, अफजल गुरु को लटकाया था, आपको पता हो, तब ये मामला बड़ा चर्चा में आ गया था, क्या अफजल गुरु को सजा नहीं दिया। तो फिर आपको पता होगा हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा, अरे सॉरी रक्षा मंत्री जी ने, तो पूजा करे, माला पहनाए, उनको फांसी नहीं दिया तो माला पहनाए। अफजल गुरु को आप क्या चाहते हैं, माला पहनाते हम। तो उन लोग ये कहने वाले ये थे, जो कहने वाले उन्होंने कहा साहब पेड़ कहीं बिगड़े बड़े ही हानि, समझ आई बात। आप इस साल के 500 को दे रहे हो, लटका तो एक आदमी को रहे हो, बाकी क्यों नहीं लटक रहे हैं, क्योंकि लटकाने का काम स्टेट का है। किसका है?
स्टेट का। सजा बोलने का काम किसका है? कोर्ट का है। कोर्ट ने सजा दे दी, उसके बाद लटकाओगे कब, ये तय कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। जगह खाली हो जो लटकाओ साहब, गवर्नमेंट नहीं के खाली कौन जाए, खाली कौन बंदा के बिल्कुल नहीं है, अगर ना लटका तो जेल। आपने सजा दे दी, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसलिए वो मामला क्या है, लंबे समय तक रहता है, लोग पागल हो जाते हैं। सच बात यह है कि इस मामले में बड़े टॉर्चर होते हैं। फांसी की सजा हो गई, फांसी पर लटका दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज मरता है फांसी की सजा वाला आदमी, पुलिस वाला पहले आओ तो देख एक बार मन ले जाओ ना, रोज मरता है। न रात को सो पाता, न दिन को सो पाता, नहीं उठ पाता, न बैठ। भाई मौत की सजा हो गई, उसको कब ले जाएंगे ये पता नहीं है। पहले पुलिस वाला देखे जाके उब हो गए, कपड़ा जड़ा अब जाओ की करा है, सो जा। दिन पूरी रात ही मरना, दिन ही मरना, ये तो अपन बात कर रहे हैं। बाकी उसके साथ क्या बीती भाई, एक इंसानी एक भाव होता है ना, इंसानी भाव। एक आदमी का जैसो भाई ऐसा है, कौन मना करता है कि मीट मत खाओ, मगर आपको बकरे को शराब पिलाओगे, बकरी को शराब पिलाओगे तो लोग कहेंगे नहीं वो खा लो है कम बस के हिसाब में, हम तो इसको काट के भी खाते हैं, आपको क्या करना, भले ही हम इसको शराब पिलाए ना। बकरे का भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसका वो नेचर है, अलग बात है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी आप मर्जी आए वैसे यूज करोगे उसको, ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों में ये बहुत सारे केसेज इस रिलेटेड रहे। हमारे यहाँ पर भी आपको पता हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, नागौर वाले मेले के बारे में डिसीजन दिया, जहां बैलों की दौड़ होती थी। जिल्ली कुट्टू का मामला बड़ा चर्चा में रहा था, तमिलनाडु का बड़ा चर्चा का मामला रहा है, केस बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में गया 3 जजेस के सामने। तो ये केसों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो, हिंदू चिंतन का अनुसरण करते हुए अबुल फजल ने समाज को निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किया? आप कहेंगे साहब ये सवाल तो आपने लिखा ही नहीं होगा, क्योंकि वहां लिखा होगा। अबुल फजल का नोट्स निकालो, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि ओ हैंग थोड़ ले माया पर मेरे पर घर जाओ पड़ा ना, घर को जानो नहीं। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, देखो ये रहा दूसरे प्रोग्राम, ये कोई देखना चाहे तो बता। अबुल फजल ने हिंदू विचारों की तरह, सुनना मेरी बात, अरे ये मैंने गलत पढ़ दिया, हिंदू विचारों की तरह समाज को 4 वर्ग माने, जिसकी तुलना प्रकृति के साथ की, स्वभाव कार्य के साथ की। क्या कहा? योद्धा, सैनिक, शासक, ये लिखा हुआ है ना। कलम, बुद्धिजीवी, लर्नर लोग, शिल्पी, व्यवसायी, बोर्ड पे लिखा लर्नर, ध्यान रखना, देख लेना, वीडियो देख लेना। किसी को ये लगता होगा साहब अटो आए में हो गयो ना, लिखा मैंने शिल्पी, व्यवसायी, ये रहा देखो, इसने लिखा, मैंने पेपर नहीं बनाया। शिल्पी, व्यवसायी, किसान व श्रमिक, किसान व श्रमिक। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप चाहो तो मैं एक स्क्रीनशॉट भेज दूं आपको। ये कई सो रहे हुए ये लागे बड़ पड़ा हुए पर, अरे आवे को स्क्रीनशॉट इनमें बंद कर दिया। तो भाई ऑडियो थोड़ा मारे मैं फेल हो गया, देख सको आप, मैं ओपन कर ले, देख लीजिए, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूं कि जो चीजें जितनी पढ़ा रहा हूं ना उतनी सफिशिएंट, मेरा उद्देश्य आप समझ के पेपर सॉल्व कराने का उद्देश्य यूं नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% कर लोगे। पेपर की कट ऑफ यदि 50% है और आप ऐसा पेपर आता है, आप क्या कट ऑफ मानते हैं? 50%? 40 नहीं रहेगी, मजा छोड़ो, पहला दिन गया। अपन इतने कमजोर दुनिया को मत समझो, है ना। दुश्मन कमजोर नहीं होता, दुनिया दुश्मन में और बाटे में हाथ गाता हूं, गाँव वाला कहे दुश्मन में बाटे में हाथ गाता हूं, जो कमजोर नहीं राखनी गबीट लो बाटो सीढ़ हाथ गाता हूं दिलो मुझे। तो पत्थर में और दुश्मन में हाथ डालो, तब पूरी ताकत के साथ डालो, क्योंकि उस समय दुश्मन और पत्थर कमजोर नहीं होते, कभी कमजोर नहीं होते। आपकी ढिलाई आपकी जान ले सकती है। इसलिए एजुकेशन में ध्यान रखना जरूरी है। सिलेक्शन करो तब भी ध्यान रखो, पढ़ो तब भी ध्यान रखो। ये नहीं है पढ़ा मजा ही करे, समय ना बस रिजल्ट आवे बस सॉरी अब सॉरी ऐसे देखियो, कोई बात नहीं, हमने कोशिश की, गलतियां हुई, ऐसे वो मजू कर दी, जिंदगी मजू कर दी। फांसी सजा दे तो इधर कम है, ऐसे आदमी को फांसी की सजा दो कम, भाई हजारों की जिंदगी खराब कर दी आपने। सब महीना अपना दिखाया, 5 महीने 5 साल मजा करो, 6 साल देखो, कोई बात नहीं, हम अच्छी अगली बार अच्छी कोशिश करेंगे। मजो कर दिया, कोशिश कर दी था मैं दूर, मैं किसी आलोचना नहीं करता। एड़ा गुरु गुरु मिले मनायो, मैंने कहा सब
मारे गुरु ने थे कह दियो, मैं गुरु मूर्ति बना दे, नहीं तो गुरु मैं ला रहा हूं ना, मैं भी एक एक सवाल बता रहा हूं, आप बताए, मेरे कोई ऐतराज नहीं है। मैं नहीं कहता 100 आए, मगर मैं कह रहा हूं 90% सवाल मेरे कोर्स से हु बहु है, सेम लैंग्वेज चेंज कर लो, पढ़ाना छोड़ देंगे, लैंग्वेज चेंज कर लो। मैंने नहीं बनाया पेपर, है ना, ये नहीं हथियार मुझे करा दो, पेपर सही बनाया तो मतलब ऐसी बात नहीं है। देखो 29 नंबर सवाल, मैं एक वीडियो बताता हूं आपको, सुनना मेरी बात। अब इसमें क्या लड़कों की एक मिस्टेक रहती है, सुनना मेरी, क्या रहती है, अंतःभूतकारी अपवर्जक, मतलब क्या होता है साहब, तो हम वही कुआ होती है नहीं जनरली, देखो लड़कों के दिमाग में। अब मैंने इसको कैसे समझाया, थोड़ा आप इस अनुमान लगा, मैं आपको ये वेरीफाइड कर, मैं मेरे को वेरीफाइड नहीं करवा रहा हूं, मैं ये वेरीफाइड करा रहा हूं, जितनी मैं अर्थार्थ लिखा रहा हूं, अर्थार्थ का कोई उद्देश्य है, अर्थार्थ का कोई टारगेट है, कोई लेकर चलता हूं। ये वीडियो नंबर है अपना, मैं अभी आपको सिंपल पहले सब तो क्या सवाल है, वॉल्यूम मीडिया में ओ पर ओ है फोन एप्पल रो, बंदर के हाथ बटे लगी मजो हो गयो, इनमें कहो मने पकड़ा दियो, मने हलाण आवे नहीं, मैं कहो बने मेड इन चाइना, मैंने क्या थोड़ा सा यूं रेपुटेड होना चाहिए। मैं तो मास्टर आदमी रेपुटेड क्यों करे, घर राखो भील आदमी तो क्यों करे भाई, भील आदमी कहीं करे, वो भील नाराज मत हो जाना, भील आदमी तो कहीं करे, आत्म खान हुए दही जब मैं लिया मेरे हाकड़े कहीं था, अपने कहीं लेने, मैं क्या अपने इस चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी अब क्या है कि दे दिया तो अपन इन चीजों को लेके चलते हैं जैसे जैसे डोरे हैं, ठीक है ना। तो जो है देखो बेटा, ये वीडियो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वीडियो नंबर 36, 2 सवाल इससे उठे हैं इस वीडियो से, और एक वीडियो इसका मैं वीडियो का ऑन करता हूं 44, सुनना है ना थोड़ा सा, आप इन पहले सवाल पढ़ लेते हैं। संविधान साध्य प्रदान और संविधानवाद साधन प्रदान धारणा है, सही बताना है, पढ़ लेना ना। संविधान अपवर्जक, संविधानवाद अंतःभूतकारी, संविधान विकास का परिणाम रहा, संविधानवाद निर्मित ठाएंग पड़े में कोई फर्क पड़ेगा, संविधान विचारधारा का और संविधानवाद संगठन का प्रतीक है। अब आप कहोगे साहब हमें इससे नहीं पता चलता, हमें तो इस चीज से पता चलता है कि थे पढ़ा है, लैंग्वेज नहीं है तो मन तो अंतःभूत खा गयो, अंतःभूत खा सके कि नहीं खा सके, कि नहीं खा सके अंतःभूत, क्यों जनरल बच्चे को खाता है, ऐसे तो नहीं खाता। यहाँ से का मतलब ये विद सीमित विद रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता, यहाँ क्या है, पर्सन ऑफ लॉ, यहाँ क्लियर बात है कि मैंने आपको मैं एक्सपर्ट बनना पड़ी है, नाटक करना नहीं करना पड़ी। और संविधानवाद आत्मा है, देखो सभी मनुष्यों की एक जैसी है, संविधानवाद अंतःभूतकारी है, अंतःभूतकारी है, संविधान अपवर्जक धारणा है, अपवर्जक धारणा है, जो एक जैसी है। मैं नहीं कह रहा हूं, केवल और केवल संविधान रात को रिकॉर्ड की, अंतर पाया जाता है, उसमें किसी प्रकार का प्रकारात्मक अंतर नहीं पाया जाता, संविधान में प्रकारात्मक अंतर पाया जाता है। संविधान का मतलब है कानून के आधार पर व्यवस्था, और इन व्यवस्थाओं के आधार पर हमारे आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन करने वाली मुख्य विचारधारा जो है वो संविधानवाद है। ये फर्क ध्यान रखना है, बेटा वन पूरी ये फर्क आपने ध्यान रख लिया, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये सिद्धांत है, ये विचारधारा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निर्मित होती है, संविधान निर्मित होता है, जबकि ये संविधानवाद विकास का परिणाम होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान साधन है, संविधानवाद साध्य, उद्देश्यों और लक्ष्यों की इसमें प्रधानता होती है। अब कौन, कुछ लोगों का जो ये लॉस्की है, ये जेम्स ब्राइंस है, थॉमस पेन है, इनका आपको लिखना कि दोनों एक मान रहे हैं। संविधान अलग अलग देशों का अलग अलग संविधान होता है क्योंकि साधनों की व्यवस्था है, जबकि संविधानवादों में दुनिया के अंदर जो संविधानवाद है उस संविधानवाद में केवल और केवल मात्रात्मक अंतर होता है, नहीं होता प्रकारात्मक अंतर नहीं पाया। ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तो आपका टॉपिक बढ़िया अच्छा है। एक भी लाइन पूरा देख लेना, चारों ही लाइनें में बोला, 5-7 बोला हूं, ये चारों ही बोला हूं जिसमें अपवर्जक
और अंत्य भूतकारी को मैंने समझाया है। अपवर्जक, अंत्य भूतकारी, संविधानवाद, अंत्य भूत, भूत मतलब शरीर, अंदर की आत्मा, यह है भूत की शरीर की आत्मा है, ये शरीर है, शरीर की आत्मा, इसमें बहुत अच्छे और ये शब्द यूज किए हैं। ये नहीं हमें भी भाई, हमें भी कहा नहीं, उत्तर कहीं लिखो, बच्चे है ना, VMOU कोटा, पासबुक पढ़ी पास हो गया, अब ऐ समझो अर्थ आवे इन वास्ते। ये मैंने देखो, ये मैंने रात को नहीं बनाया, क्योंकि आप देख लो मेरा ये फोटो भी पुराना है, बाल भी मेरे इसमें क्या है अलग हो गए हैं, देख लो। रात रात मार कोई इतने ठंडा अमिताभ बच्चन हो तो थोड़ा गीत थोड़े गावे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए, हूबहू लैंग्वेज रहेगी। मैं कई बार कहता हूं, आप मानते रहिए, इसलिए मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि देखिए लैंग्वेज भी यही रहेगी। आप इसको टेंशन मत लीजिए कि साहब लैंग्वेज बिजी होगी तो नहीं वे, मैंने औकात देख ली इन लोगों की, मेरे से बाहर ये नहीं गिरा पाए, जाते तो समझ लेता कि आप लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, अब इनसे नहीं होगी, हो गई हम दो। और पेपर की कट ऑफ आप बता, मैंने कोई एक एक वीडियो नहीं बता रहा हूं, मगर देखना आपको ही पड़ेगा। अगली सवाल खत्म करते हैं। राष्ट्रीय हित एक निश्चित रूप से अस्पष्ट सिद्धांत है, निश्चित रूप से एक मैंने क्लियर कट इसमें जो बात लिखी है, मैंने उसमें लिखा है राष्ट्रीय हित अनक्लियर है, क्लियर नहीं, अस्पष्ट का जगह मैंने अनक्लियर लिखा, इसने अनक्लियर नहीं लिखा, इसने वॉग लिखा, शब्द वॉग ही सही है, मैंने अनक्लियर बोला। और दूसरी बात, मैंने इसको यह कहा कि यह बंदा जो है, एक किताब है इसकी फ्रैंकेल की, नेशनल इंटरेस्ट, इसकी किताब का नाम ही है। इस किताब में इसने संविधानवाद को राष्ट्रीय हित को तीन माने, आकांक्षापूर्ण, इच्छा, आकांक्षापूर्ण, विकास